लास्ट टर्म पर हम लोगों ने लेटरल अर्थ प्रेशर का आखिरी केस देखा था। हमारी क्लास थोड़ी छोटी हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने केवल एक ही पर्टिकुलर केस देखा था। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने उस क्लास के अंदर किए थे। हम लोगों ने केवल पैसिव अर्थ प्रेशर का केस देखा था। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एच की वैल्यू के पी इंटू गामा एच प्लस का रूट सी टू के पी होती है। अंतर एक तो के और के पी का आ जाता है और दूसरा प्लस और माइनस का आ जाता है। इसके बाद मैंने दो चीजें और बताई थी कि जब वाटर होता है, जब वाटर टेबल मौजूद होती है, तो वाटर टेबल के समय हम लोग क्या चेंज लेकर के आते हैं, हम लोग किस तरीके से सॉइल का प्रेफर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि जब डिफरेंट सॉइल की लेयर्स होती हैं, तो डिफरेंट सॉइल की लेयर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीजें हम लोगों ने की थी, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को याद होगा। आज हम लोग आखिरी चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ स्लोप्स। आज हम लोग की 26 क्लास है, तो इस तरह से हम लोग लगभग 35 घंटे फिल्मांकन में लगे हैं। इसका फाउंडेशन इंजीनियरिंग और 3-4 दिन की होती है, उसे हम लोग बाद में करेंगे जब आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन से जुड़ी हुई काफी चीजें होती हैं, बेंडिंग से जुड़ी हुई काफी चीजें होती हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले स्लोप्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि स्लोप्स का मतलब क्या होता है। तो स्लोप मेरे ख्याल से सभी ने देखा हुआ है, ये फिगर आप लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा होगा। इस पर्टिकुलर फ्लो के अंदर एक फेलियर दिखाया गया है स्लोप का। अब स्लोप का फेलियर कई वजह से हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटी की वजह से उसका वेट नीचे लग रहा हो, या फिर नीचे से सीपेज का प्रेशर आ जाए, या फिर वाटर टेबल राइज कर जाए, या फिर फ्रिक्शन प्रॉपरली ना मिल पाए, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ वहां पर खत्म हो जाए, है ना। तो बहुत सारे लॉस होते हैं स्लोप के अंदर। उन कुछ लॉसेस को हम लोग इस चैप्टर के अंदर अभी कंसिडर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? स्लोप का सिविल इंजीनियरिंग में महत्व क्यों है? देखिए, जो नेचुरल स्लोप्स होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, या फिर जो और भी चीजें होती हैं, उसके बारे में हमें उतना समझना नहीं होता, उसके बारे में हमें उतनी टेंशन नहीं करनी होती, है ना। क्योंकि वो चीजें हम हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। अगर कोई माउंटेन कभी फेल करता है तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर है ना। मतलब हम लोग उसके फेल करने के बाद रेमेडी दे सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, पर उसका फेल होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने उसको बनाया नहीं है। वो पर्टिकुलर माउंटेन, जैसे ये आप लोगों को नेचुरल स्लोप है, नेचुरल स्लोप फेल होते हुए दिख रही है ना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेचुरल स्लोप में मिट्टी बेकार थी, या उसमें सीपेज हो रहा था नेचुरली, इसमें हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी बनाई थी, वो फेल हो गई। अब फेल होने के बाद उसको रिस्टोर कैसे करना, ये हमारा काम होगा। इसलिए तो नेचुरल स्लोप होती है ना, उनसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मिलते नहीं है, उनसे ज्यादा चीजें हम लोग को सॉल्व करने के लिए मिलती नहीं है। एक या दो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस फाइनाइट वो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाऊंगा, है ना, इस चैप्टर के अंदर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दोनों चीजों को दूंगा। लेकिन आपको केवल एक छोटा सा क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, जो आर्टिफिशियल स्लोप होते हैं, जो मैनमेड स्लोप होते हैं, वहां से मिलता है। उन दोनों चीजों को मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप कंफर्म करता हूँ, है ना। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अंदर अगर हम स्लोप की बात करें, तो स्लोप हम लोग कहाँ बनाते हैं अर्थ की। आप लोगों ने देखा होगा, अगर रेलवे के लिए एम्बैंकमेंट तैयार होता है तो वहां स्लोप बनता है, या एक हाईवे बनता है तो हाईवे के लिए हम लोग स्लोप तैयार करते हैं, या फिर और भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज हम अर्थ डैम बना रहे हैं, या फिर हम एक कैनाल बना रहे हैं, तो इन सब चीजों में हम लोग जनरली स्लोप्स तैयार करते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से इन सभी चीजों को देखा है। कैनाल सब बच्चों ने नॉर्मली देखी होगी, उसमें स्लोप कैसी होती है साइड में। अर्थन डैम भी सब बच्चों ने देखा होगा, रोडवे और रेलवे का एम्बैंकमेंट भी सब बच्चों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। स्लोप छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्लोप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज की जाती है उसकी। और अगर वो स्लोप यूज की जा रही है, तो हमें उन स्लोप्स का स्टेबिलिटी भी समझ में आना चाहिए, हमें उनका स्टेबिलिटी भी पता होना चाहिए कि उनका स्टेबिलिटी क्या होता है। नाउ सी, अगर हम बात करें कि इसका फेलियर कैसे होते हैं, तो उसके फेलियर के मैंने आपको रीजन बताई थे कि जो फेलियर ऑफ स्लोप होता है, वो जनरली दो चीजों से टेक मतलब निकल के आता है। या तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, सॉइल का जो मास है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पर वाटर का मूवमेंट हो जाए। वाटर का मूवमेंट हो जाए मतलब वहां पर सीपेज फोर्स जनरेट हो जाए सॉइल के नीचे। तो सीपेज फोर्स क्या करेगा, सॉइल को फिल कर देगा। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो एक पर्टिकुलर रोड थी, उस रोड पर पूरा का पूरा एक स्लोप नीचे आ गया है, और वो रोड ब्लॉक हो गई है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। अब ये जो फेलियर हुआ होगा ना, ये फेलियर क्यों हुआ होगा, ये फेलियर हुआ ग्रेविटी की वजह से। ऐसा क्लियर हो?
ग्रेविटी की वजह से फेलियर क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर आपने रोड बनाने के लिए उस पहाड़ को काटा होगा, और उस पहाड़ को काट के आपने एक साइड की स्लोप बना दी होगी। एग्जैक्टली और नॉट? अब वो जो स्लोप होगी वहां पर जो मटेरियल होगा वो उतना कोहेसिव नहीं होगा, लेट अस सपोज दैट, और ग्रेविटी नीचे को बहुत ज्यादा काम कर रही होगी, मतलब मे बी अ रीजन, वन ऑफ द रीजन बता रहा हूँ। और उस ग्रेविटी के नीचे काम करने की वजह से वो पूरा का पूरा सॉइल मास नीचे की तरफ स्लाइड करके आ गया। क्लियर हो ना? दैट इज व्हाट? फेलियर ड्यू टू ग्रेविटी। फेलियर ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर और नॉट? है ना? तो मेरे ख्याल से जो फेलियर्स हैं वो आपको समझ में आते होंगे अच्छे से। तो दो चीजों के फेलियर होते हैं फ्लोप के, या तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से या फिर पानी की वजह से, सीपेज की वजह से। ठीक है? नाउ सी, स्लोप्स को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है इनफाइनाइट स्लोप और एक होता है फाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप मतलब जिसकी लेंथ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। वो स्लोप कितनी लंबी है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। है ना? जैसे कि आपको एक माउंटेन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए आपको इस पिक्चर के अंदर एक माउंटेन दिखा रहा होगा, उस माउंटेन के अंदर आपको स्लोप दिख रही होगी। ये स्लोप इनफाइनाइट टाइप की स्लोप होगी। राइट? अ टाइप ऑफ इनफाइनाइट स्लोप बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द लेंथ ऑफ स्लोप। एग्जैक्टली और नॉट? हम यहाँ पर स्लोप की लेंथ के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। वो नेचुरल है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। एग्जैक्टली और नॉट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनफाइनाइट स्लोप। अब इनफाइनाइट स्लोप में सॉइल क्या मानी जाएगी? सेमी इनफाइनाइट। सेमी सेमी इनफाइनाइट क्यों मानी जाएगी? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सेमी इनफाइनाइट वाला सॉइल मास होता है जिसमें एक डायमेंशन फाइनाइट होती है और दूसरी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है। जैसे कि सॉइल की बात करें तो सॉइल की जो स्लोप होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी। यहाँ पर सॉइल के अंदर लेयर्स होंगी, है ना? ये सॉइल के अंदर पहली लेयर आई, लेट्स सपोज दैट Z1। ये सॉइल के अंदर पहली लेयर, दूसरी लेयर आ रही है, लेट्स सपोज दैट Z2। इसी तरह सॉइल के अंदर और भी लेयर आ रही होंगी। तो लेयर्स के बारे में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सॉइल का एरिया कितना होगा, है ना, इस एरिया के बारे में कोई कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। इस एरिया के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। तो एक डायमेंशन तो फाइनाइट है, लेकिन उसकी जो एक डायमेंशन लेटरल डायरेक्शन वो क्या है? इनफाइनाइट है ना? दैट्स व्हाई इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट स्लोप। इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट स्लोप। तो जितनी भी नेचुरल स्लोप्स होती हैं, है ना, जितनी भी नेचुरल स्लोप्स होती हैं, दी स्लोप्स आर कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट स्लोप। इसका क्लियर हो? अगला दूसरी स्लोप होती है फाइनाइट स्लोप, है ना? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अगली जो स्लोप होती है वो स्लोप होती है फाइनाइट स्लोप। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेलवे के लिए या फिर एक हाईवे के लिए एक स्लोप बनाई गई। यू कैन सी द स्लोप, मैंने दोनों को कंबाइन करके इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। तो अभी इस स्लोप को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्लोप है ये हमारी फाइनाइट स्लोप होगी। क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लोप के अंदर जब मैं देखता हूँ तो इस पर्टिकुलर स्लोप के अंदर ये वाली डायमेंशन भी फाइनाइट है और इसके अंदर ये वाली डायमेंशन भी फाइनाइट है। देखिए, आप दोनों डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, इसकी गहराई भी मेजर कर सकते हैं, स्लोप की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं कि स्लोप की लेंथ कितनी है, क्योंकि हमने बनाई है ना वो स्लोप। तो हमने उसका प्रॉपर डिजाइन किया है, हमने उस प्रॉपर स्लोप की लेंथ निकाली है, वो हमारे द्वारा डिजाइन है। तो उसकी टोटल कितनी लेंथ है, उसकी टोटल कितनी डेप्थ है, या उसका टोटल कितना एरिया है सरफेस का, ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी क्योंकि डिजाइन के अंदर हमने इन सब वैल्यूज को निकाला होगा बहुत अच्छे से, इन सब चीजों को हमने कंप्यूट किया होगा। क्लियर हो? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि एक इनफाइनाइट स्लोप क्या होती है और एक फाइनाइट स्लोप क्या होती है। जितनी भी मैनमेड स्लोप होती हैं, जो भी हम बनाते हैं स्लोप, उनको हम लोग फाइनाइट स्लोप बोलते हैं, और जिन भी स्लोप्स को नेचर बनाती है, जो नेचुरल स्लोप होती हैं, उनको हम लोग इनफाइनाइट स्लोप बोलते हैं। क्लियर नोट? तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लेकर के जाऊंगा और मैं शॉर्ट में ले जा करके आपको इन स्लोप्स को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अभी अगर हम इन स्लोप्स के ऊपर आते हैं तो हमें बेसिकली जो चीज पढ़नी होती है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करनी होती है ना? तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कभी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात केवल इतनी सी होती है, अगर हम लोग कहीं पर भी स्टेबिलिटी किसी चीज की फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, तो स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक पर्टिकुलर जो आपकी सॉइल है, एक पर्टिकुलर जो आपकी सॉइल है, उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर आप जो फेलियर सरफेस था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल थी और ये सॉइल इस तरीके से, है ना, एक स्लोप में थी। मुझे इसकी लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी इनफाइनाइट, है कुछ भी हो सकती है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेट अस सपोज दैट कि एक डेप्थ नीचे, एक पर्टिकुलर डेप्थ नीचे, एक पर्टिकुलर कोई डेप्थ है, वो लेट अस सपोज दैट कि मैं उस डेप्थ को जेड मान सकता हूँ। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ जेड नीचे ये स्लोप क्या करती है? फेल करती है।
और यहाँ पर ये शेयर में फेल करने की कोशिश करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जेड है और ये जो पर्टिकुलर स्लोप है ये शेयर में इस पर्टिकुलर जगह पर फेल करने की कोशिश करती है और यहाँ पर इसमें इस तरीके से शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। अब ये पर्टिकुलर स्लोप क्या हो जाएगी? थोड़ी देर बाद फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी तो फ्रिक्शन स्ट्रेसेस आ जाएंगी, है ना। नाउ व्हाट इज द स्टेबिलिटी? नाउ व्हाट इज द स्टेबिलिटी of flow? That is what? Factor of safety against failure. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वर्किंग वैल्यू, है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वर्किंग वैल्यू। क्लियर और नॉट? नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहता हूँ, नाउ सी अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करूंगा तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू और वर्किंग वैल्यू क्या होंगी सॉइल के केस में? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब सॉइल फेल होगी, है ना, जब मेरी सॉइल फेल होगी तो फेलियर के टाइम पर क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक आगे मूव करने की कोशिश करेगा। ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस आएंगी और नीचे वाली स्लो ग्रीन जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वहां पर फोर्स लगाएगी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, इस पर्टिकुलर सरफेस को मैं बोल सकता हूँ फेलियर सरफेस। और अगर मूवमेंट होने की कोशिश हो रहा है तो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगा? यहाँ पर इन्वॉल्व होगा शेयर। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी? शेयर स्ट्रेस की। वर्किंग वैल्यू किसकी? शेयर स्ट्रेस की। तो शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेंथ। तो फाइनली मेरा फैक्टर 50 क्या बन के आता है? फेलियर सरफेस के ऊपर शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस जब स्टेबिलिटी। और इसकी वैल्यू आती है 1.2। इसका मतलब आपकी फ्लो 20% मोर स्टेबल है, उसके पास 20% ज्यादा स्टेबिलिटी है लिमिटिंग कंडीशन से। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मुद्दे की बात क्या निकल के आती है? मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि इस चैप्टर के अंदर हम आगे जो काम करने वाले हैं, काम नहीं करेंगे हम लोग, केवल रिजल्ट्स को देखेंगे। डेरिवेशंस में आपके बैच के अंदर नहीं करवाऊंगा, वो मैं गेट या ईएस के बैच के अंदर करवाता हूँ। हाँ, मुझे एक बात थोड़ी छोटी सी आप लोगों से बोलनी थी। मैंने इस बैच के अंदर जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उसमें कुछ लोगों के नाम देखे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी गेट बैच से हैं और वो बच्चे फिल्म मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं मुझसे, है ना। मुझे 2-3 लड़कियों के नाम ऐसे दिखाई देते हैं जो लोग मुझसे फिल्म मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं। अब मैं उनसे दो बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि अगर हम इस बैच की फिल्म मैकेनिक्स को और आपके गेट या एमपीपीएससी बैच के फिल्म मैकेनिक्स को कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो कंपैरिजन, है ना। वो इसका तकरीबन तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा फिल्म मैकेनिक्स है। इसकी 3 से 4 गुना ज्यादा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। तो एक तो मुझे ये बात क्लियर नहीं होती कि आप लोग फिर से क्यों मतलब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं वही टर्म यूज करूंगा कि आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको पिछली बार समझ में नहीं आया था तो फिर आपको इस बार भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस बार तो मैं और शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ व्यापम की तरह। आपके पास पुराने मेरे नोट्स हैं, आपको उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको अपना टाइम सेव करना चाहिए। ये सॉइल मैकेनिक्स तो उन बच्चों के लिए है जिन पर्टिकुलर बच्चों ने अभी तक सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है ना। तो वो बच्चे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ के अब मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, सभी बच्चे मेरा प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिस प्रैक्टिस सेशन का आज मैं टाइमिंग अनाउंस करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, दे कैन ज्वाइन इट। आप उसको प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अपना टाइम बेकार मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगर उसी थ्योरी को पढ़ने में फिर से टाइम बेकार करेंगे तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। बात बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जिस तरह से पढ़ना है आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि अगर आपको एक बार पढ़ा हुआ है तो फिर मन को केवल एक दिलासा देने के लिए कि नहीं हम एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर देखो एक बार समझ में नहीं आया तो अगली बार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर वही रहता है, सेम रहता है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। बाद में पढ़ना है तो पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि स्टेबिलिटी को हम हमेशा किससे समझेंगे? स्टेबिलिटी को हम हमेशा समझेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम क्रैक कर चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि
शेयर की तरह निकलेगा। एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होगा शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ किसकी तरह काम करेगा? अल्टीमेट वैल्यू की तरह या फिर मैक्सिमम वैल्यू की तरह, वॉट एवर। और नीचे क्या होगा उसमें? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस किसकी तरह काम करेगा? शेयर स्ट्रेस काम करेगा वर्किंग की तरह। क्लियर और नॉट? ठीक, नाउ सी क्लियरली। अभी अपनी केसेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी अपनी केसेस को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चैप्टर को खत्म करेंगे। सी, पहला केस है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट सॉइल्स, है ना। पहले केस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर फर्दर आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले केस थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नाउ सी, इस फिगर के ऊपर आइए, है ना। इस फिगर को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बी है ना। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये बी है। नाउ सी, इस फिगर के ऊपर आइए। ए बी जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है एक, है ना, ये ए बी सरफेस बेसिकली ग्राउंड सरफेस है ना। ये ए बी मेरी ग्राउंड सरफेस है, एक स्लोप के अराउंड, इनफाइनाइट स्लोप है, इसलिए उसकी लेंथ कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, है ना? उसकी लेंथ कितनी भी जा सकती है। और नीचे आपको एक डी करके दिख रहा है ना, ये सी डी है, यहाँ पर सपोज दैट सी है और ये सी से डी तक है। ये मेरी क्या है? ये मेरी फेलियर सरफेस है, मान लीजिए। ये मेरी फेलियर सरफेस है। ये कितनी डेप्थ पर है? जेड डेप्थ पर। एंड आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या एंगल ऑफ स्लोप, वॉट एवर। स्लोप मेरी इस एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, कितनी विड्थ का? v, कितनी डेप्थ का? z, और यहाँ पर ले लेते हैं एक नॉर्मल स्ट्रेस जो नीचे की तरफ लगती है। और इस नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर डेवलप होने वाली शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर डेवलप होने वाली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मतलब शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। और हर केस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हर केस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हर केस के अंदर हम लोग एफ ओ एफ निकाल के आ जाएंगे, और एफ एफ की वैल्यू क्या लिख देंगे? शेयर स्ट्रेंथ अपॉन टाउ, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन टाउ, देख लो। और शेयर स्ट्रेंथ अपॉन टाउ की वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारी क्या है? ये हमारी स्लोप की स्टेबिलिटी है। ठीक है ना। नो सी क्लियरली, पहला केस लेते हैं, और जो पहला वाला केस है वो केस है कोइजन सॉइल के, कोइजन लेस सॉइल के लिए। कोइजन लेस सॉइल का मतलब मेरे ख्याल से बच्चे जानते हैं, कोइजन लेस सॉइल का मतलब होता है पाई सॉइल। कोइजन लेस सॉइल का मतलब होता है पाई सॉइल। नो सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टाउ एफ। नाउ व्हाट इज टाउ एफ? फाइनल शेयर स्ट्रेंथ। किसके बराबर है? सेम, सही सोच रहे हैं, शेयर स्ट्रेंथ के बराबर। और ये क्या है? वर्किंग शेयर स्ट्रेंथ। और ये फॉर्मूले से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूले का इतना कोई टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। वैल्यू याद रखनी चाहिए कि अगर मेरी सॉइल ड्राई है और सबमर्ज्ड है, दोनों केस बता रहा हूं, अगर मेरी सॉइल ड्राई है और सबमर्ज्ड है, तो मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसकी वैल्यू होती है 10 अपॉन 10i। अब यहाँ पे ये मत समझना है कि शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 और शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू 10i, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई होती है, लेकिन चीजें कट जाती हैं, है ना। सी होता नहीं है ना, तो सिग्मा एन 10 अपन सिग्मा एन 10i करके टर्म आते हैं, कोसाई साइन आई के टर्म्स भी होते हैं। तो वो सब चीजें कट करके और ट्रिग्नोमेट्री बैलेंस करके अपने आप को 10 और 10i के फॉर्म में लेकर के आती है ना। तो बस आप लोगों को इतना रिजल्ट याद रखना है कि अगर मेरा इनफाइनाइट सॉइल है और कोइजन लेस है, और उस सॉइल के अंदर या तो ड्राई है या फिर सबमर्ज्ड सॉइल है, पानी है या फिर ड्राई, सीपेज नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है, सीपेज वहां पर नहीं आ रहा है। अगर सीपेज वहां पर नहीं आ रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी होगी? 10 अपॉन 10i, बस इतनी सी बात। दूसरी बात कि अगर हमारा स्टडी सीपेज होता है ना, अगर हमारा स्टडी सीपेज होता है, मतलब सेम सॉइल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी सीपेज लेकर के आ रहे हैं, नीचे से पानी बह रहा है, तो स्टडी सीपेज के केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 10 और 10i ये चीजें सेम रहेंगी, 10 और 10i ये चीजें सेम रहेंगी,
बस इनके आगे क्या आ जाएगा, ऊपर गामा समझ आ जाएगा, गामा समझ 10 पाई, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे गामा सैचुरेट आ जाएगा, गामा सैचुरेट 10 आई, एज यू कैन सी हियर। क्लियर और नॉट? बस इतनी भी चीज हमको याद रखनी होती है और हम लोग को कुछ भी याद नहीं रखना होता। ये दो केसेस हैं पॉइजनलेस सॉइल के लिए, है ना। पहला केस पॉइजनलेस सॉइल के लिए है ड्राई और सबमर्ज्ड का केस। जब भी कभी हम ड्राई और सबमर्ज्ड का केस देखेंगे तो ड्राई और सबमर्ज्ड के केस में हमको क्या याद रखना है, 10 पाई 10 आई। अच्छा, अभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर तो ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड लेंगे तो, बेटा मैंने सैचुरेटेड लिया मतलब सबमर्ज में बोल दिया, सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज सॉइल को ही बोलते हैं ना। अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर होगी तो सबमर्ज, पार्शली सैचुरेटेड के केस में भी यही वैल्यू होगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। केवल सीपेज को छोड़ दिया जाए, सीपेज को छोड़ करके जितने भी आपके केस बच रहे हैं उन सभी केसेस के अंदर 10 पाई अपॉन 10 आई का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्लियर हो नॉट? तो हम लोगों ने पहली चीज करेक्ट करी है, अगर हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं इनफाइनाइट स्लोप का, और इनफाइनाइट स्लोप के अंदर कोहेजनलेस सॉइल है, कोहेजनलेस सॉइल भी ड्राई और सबमर्ज्ड है या फिर पार्शली सैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, तो एफओएस क्या होगा, 10 पाई अपॉन 10 आई। और इस स्पेसिफिक केस लिया हुआ है कि अगर उस सॉइल के अंदर स्टडी सीपेज हो रहा है, अगर उस सॉइल के अंदर स्टडी सीपेज हो रहा है तो स्टडी सीपेज के केस में 10 पाई 10 आई सेम रहता है, केवल ऊपर गामा डेफ और नीचे गामा सैचुरेट। ये दो चीजें और निकल करके आ जाती हैं। एक बात, दूसरी बात, आई क्या है और पाई क्या है, तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चों वाली बात हो जाएगी। पाई तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत पहले जब हमने शेयर स्ट्रेंथ पढ़ी थी कि पाई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो वो सब बच्चों को पता है। आई मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो वो भी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो उसके संग भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो दो केस मेरे खत्म होते हैं। इन दो केस के डेरिवेशन के ऊपर आप मत जाइए क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं, है ना। मतलब आप मान के चलो ये चैप्टर आपसे पूछा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर पूछा जाता है तो आप फायदे में रहेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, मोस्टली बच्चे मतलब 80% बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है कोई, क्योंकि इस रिजल्ट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है सबको। और ये रिजल्ट सीधे 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 कहीं पर आपकी फॉर्मुला बुक के अंदर भी देखेंगे ना, तो फॉर्मुला बुक के अंदर भी ये रिजल्ट सीधे सीधे इस तरीके से लिख करके नहीं दिए होगा। तो इन चीजों के ऊपर जल्दी से कोई पहुंचता नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर इस चीज को बच्चा छोड़ देता है। तो अगर आता है तो आप फायदे में रहेंगे, वैसे ये चीजें जनरली पूछी नहीं जाती चैप्टर से। नाउ सी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट केस को देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोहेजनलेस केस को देखा है, अब हम लोग कोहेसिव केस के ऊपर आते हैं। अभी हम लोग कोहेसिव केस के ऊपर आते हैं, है ना। कोहेसिव केस के अंदर क्या करना है, कोहेसिव केस के अंदर एक चीज और एडिशनल याद रखनी है ना। फिगर पूरा वही रहेगा, सब कुछ पूरा वही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। कोहेसिव केस के अंदर केवल आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपकी पर्टिकुलर सॉइल कोहेसिव है तो कोहेजन का टर्म उसके अंदर और आ जाएगा प्लस होके, है ना। ये कोहेजन का टर्म उसके अंदर और आ जाएगा प्लस होके, है ना। और टर्म क्या देखना है, सी अपॉन सी क्या है, फ्लूइड कोहेजन, और नीचे गामा जेड, गामा सॉइल का यूनिट वेट, जेड जेड सॉइल की डेप्थ, जिस डेप्थ पर फेलियर प्लेस आ रही है, इंटू साइन आई इंटू कॉस आई। साइन आई कॉस आई को कई लोग 2 cos i by 2 भी लिख के दिखा देते हैं, तो 2c ऊपर पहुंच जाता है। तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री में उसके बारे में बात नहीं करूंगा, फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग, बट इट इज द कोएफिशिएंट टर्म, बस केवल आपको कोएफिशिएंट टर्म प्लस कर देना है। अगर इस कोएफिशिएंट टर्म को आप प्लस कर देते हैं तो आपका कोएफिशिएंट सॉइल के लिए ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ सी, मेरे टोटल कितने केस हो चुके हैं, मेरे टोटल 3 केस हो चुके हैं। एक तो कोहेजनलेस सॉइल, ड्राई, सबमर्ज, उसमें स्पेसिफिक किसके लिए, सीपेज के लिए, और उसके बाद मेरी कोहेसिव सॉइल, उसमें मैंने क्या किया हुआ है, केवल एक कोहेजन का टर्म मैंने उसके अंदर प्लस कर दिया है। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट, ओके, ठीक है। नाउ सी, इसके बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट है टेलर स्टेबिलिटी नंबर, वो इनफाइनाइट स्लोप्स में ही होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ी देर के बाद लेता हूँ, है ना। जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है मैं उसको थोड़ी देर के बाद लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा, हाँ नवनीत ये डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा, मैंने बहुत देर पहले बोला था कि डेरिवेशन से निकल के आते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं नवनीत। डेरिवेशन बताऊं नवनीत, अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, है ना। अगर आप लोग चाहें तो, ये आपके मतलब का नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं उसकी डेरिवेशन आप लोगों को करवा सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो उसमें आप लोगों को 1-1.5 घंटे का थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा,
और मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे तक अच्छे से सुनना पड़ेगा, है ना? ठीक है, नवनीत यस बोल रहा है। आप में से कितने लोग डेरिवेशन देखना चाहते हैं? आप प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोग डेरिवेशन देखना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। केवल एक हाथ उठा है अमन बोपचे का, केवल एक हाथ। सर हाँ जी। 6 लोगों को निकाल दिया है। अच्छा जी सर, जी सर। जी, एक है जिनके जॉब के कारण उनको अलाउ किया, बाकी सबको 6 लोगों को निकाल दिया। जी, अमन, श्रीकांत और नवनीत, आप एक काम करना, मैं भी क्लास खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप रुक जाना, तो अपन 12-12:30 बजे तक आराम से डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आप 3 लोग रुक जाना क्लास के अंदर, तो अपन 12-12:30 तक आराम से डेरिवेशन करेंगे, है ना? बाकी लोगों को अपन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बेसिकली व्यापम के लिए पढ़ाई करनी है, तो द फॉर्मूलास आर सफिशिएंट, इवन दे आर मोर देन सफिशिएंट, है ना? आप लोगों को उतनी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना? तो बाकी लोगों को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। आप 3 लोग रुक जाना, आप 3 लोगों को मैं आराम से डेरिवेशन करवाऊंगा। नाउ सी, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप, है ना? स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप। नाउ व्हाट इज द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप्स? अगर हम एक फाइनाइट स्लोप देखते हैं, जैसे रेलवे का एम्बैंकमेंट होता है, या फिर एक हाईवे का एम्बैंकमेंट होता है, या फिर हम कोई भी ऐसा एक आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं, जिस पर्टिकुलर एम्बैंकमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो हमें पता होती है, एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है, वो भी हमें पता होती है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमारी स्लोप है, वो स्लोप हमारी कैसी है? वो स्लोप हमारी फाइनाइट स्लोप है, इट इज अ फाइनाइट स्लोप। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कैसे क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग 3 तरह के फेलियर लेके चलते हैं। एक फेलियर होता है फेस फेलियर, एक होता है टो फेलियर, और एक होता है बेस फेलियर। एक अच्छी बात ये है कि केवल तीन फेलियर अलग टाइप के हैं, इनको निकालने के तरीके अलग नहीं होते। निकालने का तरीका इनको एकदम सेम होता है। उसका रीजन क्या है कि इनका जो सरफेस है उसको हम सेम मानते हैं। हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि सर्कुलर सरफेस है, एक सर्कल का पार्ट है ना? ये जो सरफेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सरफेस सर्कल का पार्ट है, सर्कुलर सरफेस है, और ये सर्कुलर सरफेस के अलोंग फेलियर होता है। बिल्कुल नहीं होता होगा रियल, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, है ना? इसको हम लोग मान के चलते हैं, है ना? ये एज्यूम्ड चीज है कि सर्कल का पार्ट है, एक सर्कल की सरफेस की तरह ये फेलियर होते हैं। तो हम इनको 3 फेलियर बोल रहे हैं। एक हमारा फेस फेलियर है, एक हमारा टो फेलियर है, और एक हमारा बेस फेलियर है ना? अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे ये सब चीजें क्यों है। ये फेस है, ये चीज क्या है? ये चीज टो है, और ये चीज क्या है? ये चीज बेस है ना? ये पूरी पूरी। तो मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ गया होगा। अगर फेस फेस फेल होता है तो उसको फेस फेलियर बोलते हैं, अगर टो के अलोंग फेल होता है तो उसको टो फेलियर बोलते हैं, और अगर बेस के अलोंग फेल होता है तो उसको बेस फेलियर बोलते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो उसको हम लोग बेस फेलियर बोलते हैं। ठीक है, नाउ सी, क्लियरली। बाकी जो भी बच्चे हैं ना, जो बच्चे गेट वाले हैं, वो टेंशन ना लें इन डेरिवेशंस की। जब आप लोगों का फार्माकनिक्स हम लोगों का गेट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो आप लोगों को ये पूरी चीजें ड्राइव करनी पड़ेंगी। क्योंकि गेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वहां तो बिना डेरिवेशन के काम ही नहीं चल सकता भाई, वो तो ड्राइव करनी पड़ेंगी। तो हमारी गेट वाले बैच में जो भी चीजें हैं, ये हम ड्राइव करके आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें बताएंगे। ये चैप्टर वहां पे 5 दिन का होता है ना? मैं अगर पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, तो मैं 5 से 6 घंटे में पढ़ाता हूँ, तो मिनिमम 5 दिन का चैप्टर होगा। यहाँ पर ये चैप्टर 45 मिनट का है, तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना? तो गेट वाले बच्चे टेंशन ना लें, आप उनको बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे। और मैंने जब पहले बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने भी ये क्वेश्चन ड्राइव करके ही बताए हुए हैं बच्चों को, ठीक है ना? बाकी जो 3 बच्चे हैं उनको मैं ड्राइव करके भी थोड़ी देर में बताता हूँ अच्छे से। द टर्म फ्लो फेलियर इज अप्लाइड कलेक्टिवली टू द फर्स्ट 2 टाइप्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, जो पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ना? मैं इस लाइन को आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अभी, है ना? ये चीज बड़े अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और आपको
इन तीनों चीजों में से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इस अपने पहले वाले फिगर के अंदर आ जाएं तो ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से। आपको स्लोप दिखाई दे रही है? मैं स्लोप को कुछ नाम दे देता हूँ, है ना, मैं स्लोप को कुछ नाम दे देता हूँ। लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब तीन फिगर देखिएगा, तीनों फिगर के अंदर इन तीनों पॉइंटों को मार्क कर लीजिए अपने दिमाग में कि ए और बी तीनों फिगर्स के अंदर सेम है। अब ध्यान से देखिए, वो कौन सा फिगर है जहां पर स्लोप फेल ही नहीं हो रही? वो कौन सा फिगर है जहां पर स्लोप फेल ही नहीं हुई? बता सकता है कोई? द फिगर वेयर स्लोप इज नॉट फेल्ड एट ऑल, वो पर्टिकुलर केस इस चैप्टर का है ही नहीं। कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल, बेस फेलियर। बेस फेलियर इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्यों? क्योंकि स्लोप कहां से कहां तक है? ए से लेकर के बी तक। इज द क्लियर और नॉट? स्लोप कहां से कहां तक है? ए से लेकर बी तक। अब ये वाला जो पहला फेलियर हो रहा है ये ए से लेकर बी के बीच में से हो रहा है, देखिए यहां पर हो रहा है। जो दूसरा केस है वो भी स्लोप के बिल्कुल लास्ट पॉइंट से होकर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप से क्या मतलब है? देखो स्लोप तो ऐसी की ऐसी रखी हुई है, स्लोप तो फेल हुई नहीं है यहाँ पर। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? नहीं आती है? यहाँ पर हमारी स्लोप है वो तो फेल हुई नहीं है। यहाँ पर तो क्या फेल हुआ है? यहाँ पर भी जो इसका फर्स्ट पॉइंट था उसके बाद में फेलियर आया है, और यहाँ पर भी जो इसका टो था उसके बाद में फेलियर निकल कर क्या है, तो ये हमारा स्लो फेलियर तो है ही। तो ये जो थर्ड केस है इसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉइल का फेलियर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये स्लोप फेलियर नहीं है। इसका क्लियर हो? इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम सरफेस को सर्कुलर मान के चलेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग तीसरे केस को कुछ भी नहीं बोलते। अब आप पहली लाइन पढ़िए, अब आपको मेरे समझ में आएगी। The term slow failure is applied collectively to the first two types, मतलब अगर केवल टो फेलियर होता है और फेस फेलियर होता है तो उसी पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्लो फेलियर बोलते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? उसी पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो फेलियर बोलते हैं। नाउ सी क्लियरली, अगर हम लोग तीसरे केस को देखेंगे, जो तीसरा केस है इट इज अ स्लो फेलियर बेसिकली, है ना? इट इज द बेसिकली सॉइल फेलियर, लेकिन उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें दिक्कत मैं आपको आप लोगों को उस चीज को थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूँ। अब एक करके इन तीनों चीजों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं ना। पहला क्या बोलता है कि इन द केस ऑफ फेस फेलियर ऑफ द स्लिप सरफेस, इन द केस ऑफ फेस फेलियर द स्लिप सरफेस कट्स द सरफेस ऑफ फ्लो above the toe. This type of failure condition occurs when a stratum relatively strong compared to the top layer occurs above the toe level. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फेलियर कैसा होता है ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टो के ऊपर अगर फेलियर सरफेस जाती है तो उसको फेस फेलियर बोल देते हैं, क्योंकि वो स्लोप का फेस है जहां से ये पर्टिकुलर फेलियर सरफेस गुजर रही है। अब नीचे क्या बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ फेलियर कंडीशन अकर्स व्हेन स्ट्रेटम relatively strong compared to the top layers occurs above the toe level। मतलब जो टॉप लेवल है ना, टो के ऊपर जो बिल्कुल टॉप जा रहा है, ऐसा क्लियर, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और जो टो के ऊपर का एकदम पर्टिकुलर पार्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टो के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वन स्ट्रेटम रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू द टॉप लेयर्स अकर्स अबव द टो लेवल। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है ना? कोई कुछ चैट में मैसेज करके मेरे को बता रहा है, ठीक है। नाउ सी ये क्या बोल रहा है, मैं आपसे सिर्फ फिगर के ऊपर आने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये क्या बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटम है, लेकिन जो टॉप लेयर्स हैं ये लूज है ना, या फिर ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। उस केस में क्या होगा? मेरा फेस फेलियर होगा। एग्जैक्टली और नॉट? अगला क्या बोल रहा है टो फेलियर का कि दिस टाइप ऑफ फेलियर कंडीशन अकर्स व्हेन अ स्ट्रेटम रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू द टॉप लेयर्स अकर्स एट द टो लेवल। एग्जैक्टली और नॉट? तो अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि अभी यहां पर हमारा क्या था कि जो स्ट्रॉन्ग लेयर्स थी वो इतने पोर्शन में थी, लेकिन अब जो टो है, टो के नीचे स्ट्रॉन्ग है और टो के ऊपर वीक है। एग्जैक्टली और नॉट? तीसरे केस में क्या हो जाएगा? तीसरे केस में क्या हो जाएगा? इन द केस ऑफ फेस फेलियर द स्लिप सरफेस passes below the toe. This type of failure condition occurs when a stratum relatively hard
कंपेयर टू द टॉप लेयर्स अकर्स बिलो द टो लेवल। मतलब इस केस में क्या बोल रहे हैं कि टो लेवल के नीचे वाला जो पार्ट है ना, टो लेवल के नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला क्या है, हार्ड है, और ऊपर वाला क्या है, वीक है। इज इट क्लियर नोट? तो तीन चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। तीन चीजें आप लोगों को क्या याद रखनी है कि वैसे अगर आपके दिमाग में फेलियर क्लियर है ना तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर हम पहला फेस फेलियर की बात कर रहे हैं तो टो लेवल के ऊपर वाली थोड़ी सी ऊपर की जो सरफेस है वो हार्ड है, सॉइल जो हार्ड है, और टॉप की सरफेस वीक है। अगर हम टो फेलियर बोल रहे हैं तो टो लेवल तक हार्ड है, टो लेवल के ऊपर टॉप पर वीक है। अगर हम लोग अगला कौन सा बोल रहे हैं, बेस फेलियर, तो टो लेवल के थोड़ा नीचे जाकर एक लेवल होगा, उसके नीचे की सॉइल हार्ड होगी और उसके ऊपर की सॉइल वीक होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में एक तीन फेलियर्स निकल के आएंगे। अब जो कॉमनली यूज्ड मेथड होते हैं है ना, वो कॉमनली यूज्ड मेथड कौन कौन से होते हैं? चार मेथड्स होते हैं, फ्यूटिव सर्कल मेथड, फिक्सन सर्कल मेथड, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, बिशप मेथड। यहाँ पर हमारे काम के केवल ये दो हैं, एक तो ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का है। टेलर स्टेबिलिटी नंबर फाइनाइट स्लोप के अंदर, केवल व्यापम के अंदर नहीं, बी के अंदर ही नहीं है ना। बिशप मेथड किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। जैसे कि अगर हम गेट देखते हैं तो गेट के अंदर है, आरजीपीबी के अंदर है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर नहीं है ना। तो लेकिन बिशप मेथड हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, डिप्लोमा के कोर्स के अंदर नहीं है ना। तो हमें केवल दो चीजें देखनी है, हमें एक तो फ्यूटिव सर्कल मेथड देखना है और दूसरा फिक्सन सर्कल मेथड देखना है। स्टेबिलिटी टेलर नंबर हमें इस केस में नहीं है, पिछले वाले केस में है जो हमने इनफाइनाइट स्लोप देखा। तो मैं आपको लास्ट में लेके मैंने बताया, पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर, तो मैं अलग से उस चीज को आपको बताऊंगा। अभी हम लोग केवल दो मेथड देखें, एक तो देखना है फिक्सन सर्कल मेथड और एक देखना है फ्यूटिव सर्कल मेथड है ना। एक देखना है फिक्सन सर्कल मेथड और देखना है फ्यूटिव सर्कल मेथड। फ्यूटिव सर्कल का एक नाम और होता है, फ्यूटिव सर्कल मेथड का एक नाम और होता है, कोई बता सकता है क्या नाम होता है उसका? फ्यूटिव सर्कल मेथड का एक नाम और होता है जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आरजीपीबी के पेपर में पढ़ा होगा। अगर आपने विसिकुनमिया पढ़ी है तो आपने फ्यूटिव सर्कल नाम से पढ़ा होगा। अगर आपने कोई और किताब पढ़ी है तो फिर आपने उसको किसी और नाम से भी पढ़ा होगा। तो बता सकते हैं फ्यूटिव सर्कल का एक नाम और क्या होता है? गूगल मत करना बे, ना गूगल करे बताना। फ्यूटिव सर्कल मेथड का एक नाम और क्या होता है? चलो एक मैसेज तो है, हाँ अनुराधा बिल्कुल सही, कैलिनियस मेथड इज द करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि ये इन्होंने दिया था इसलिए उनके नाम पर इसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ये दो मेथड्स और हम लोग को देखने। अगेन मैं इनके केवल रिजल्ट्स आप लोगों को बताऊंगा और इनके रिजल्ट्स के अलावा आपको और कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नाउ सी क्लियरली, पहला मेथड हम लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दैट इज फ्यूटिव सर्कल, दैट इज फ्यूटिव सर्कल मेथड है ना। ये मेथड एक फ्यूटिव साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था फेलिनियस, इसीलिए हम इसको फेलिनियस मेथड नाम से भी जानते हैं जनरली। लेकिन कई सारी जगह पर आपको, कई सारी किताबों में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट में भी आपको फेलिनियस मेथड नाम से ये वाला मेथड मिलता है, फ्यूटिव सर्कल मेथड है ना। इस फ्यूटिव सर्कल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फेलियर हुआ है उससे क्लियर हो ना, उस पर्टिकुलर फेलियर के दोनों पॉइंट्स को, उस पर्टिकुलर फेलियर के दोनों पॉइंट्स को, जैसे कि एक ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सॉइल के अंदर मिला और ये एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर हमें पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट्स को रेडियस मान के हम सॉइल का एक सेंटर निकाल देते हैं कि ये मेरा सॉइल का सेंटर है, एकदम डेल्टा इसका ही एंगल है ना सर्कल का। ये जो आर्क मेरा पूरा बना हुआ है, ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल है, वो सेक्टर का मेरा एंगल है। फिर यहाँ पर जो सॉइल मास आ रहा होता है ना, वो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि उस सॉइल मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर उस सॉइल का वेट काम कर रहा है, पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसका वेट काम कर रहा है। ये जो पूरी पूरी सरफेस है, आप डायरेक्शन मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है और ये शेयर स्ट्रेस क्या करने की कोशिश कर रही है, ये शेयर स्ट्रेस ऊपर की तरफ इसको रोकने की कोशिश कर रही है। और ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ जाना चाहता है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो ये कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ स्ट्रेस लगा रहा होगा। तो इसी टाइम पे आप क्या देख लीजिए, इसी टाइम पर आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम और वर्किंग का क्या रेशो है, क्या यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो। अभी क्या होगा अगर हम प्योर कोएफिशिएंट ले देख, अगर हम प्योर कोएफिशिएंट सॉइल देखते हैं, तो प्योर कोएफिशिएंट सॉइल के केस में क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया ना ओ, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, दैट्स व्हाई ये चीज शेयर के टर्म्स में नहीं निकलेगी,
ये चीज मूवमेंट्स के टर्म्स में निकली। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सेम रहता है, आपको अल्टीमेट अपन वर्किंग लेना चाहिए, आपको जिस तरीके से लेना है आप उस तरीके से ले लीजिए, क्लियर हो ना। तो हम यहाँ पर दो चीजें ले रहे हैं एफ के अंदर, ऊपर ले रहे हैं एमआर और नीचे ले रहे हैं एमडी। एमआर इज नोन एज द रजिस्टिंग मूवमेंट एंड एमडी इज नोन एज द ड्राइविंग मूवमेंट। एमआर इज नोन एज द रजिस्टिंग मूवमेंट एंड एमडी इज नोन एज द ड्राइविंग मूवमेंट। ये दोनों चीजें मैक्सिमम अपन वर्किंग ही है, वो समझने की कोशिश करना है ना। एमआर रजिस्टिंग, रजिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मूवमेंट की वैल्यू जो इस फेलियर सरफेस के ऊपर हमारे इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आ रही है, वो पर्टिकुलर मूवमेंट की वैल्यू जो हमारे इस फेलियर सरफेस के ऊपर इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए आ रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर हमें कंसीडर करनी होती है। तो वो तो अंधा भी बता पाएगा भाई, वो तो अंधा भी बता पाएगा कि एम आर की वैल्यू क्या होगी इस फिगर को देखने के बाद। अंधा भी बता देगा कि एम आर की वैल्यू क्या होगी इस फिगर को देखने के बाद। देखो सेंटर पॉइंट ओ है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। कोहेजन, यूनिट कोहेजन, ये किसकी फॉर्म होती है? अगर मैं बोलूं यूनिट कोहेजन, तो रजिस्ट कौन करेगा? कोहेसिव सॉइल है ना, देखो ध्यान से, कौन सी सॉइल है? कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के अंदर रजिस्ट कौन करेगा? कोहेजन ही रजिस्ट करेगा, और कौन करेगा? कोहेजन ही रजिस्ट करेगा, और कौन करेगा, है ना। तो कोहेजन, यूनिट कोहेजन, यूनिट कोहेजन अगर मैं कहीं पे लिखता हूं तो यूनिट कोहेजन क्या होता है? यूनिट कोहेजन स्ट्रेस का फॉर्म होता है, एम निकलता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हालांकि इतनी सब बात नहीं बताने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दो चार वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सुनने का मेरे ख्याल से एक वो है, इसलिए मैं पूरी चीज को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि एक फॉर्मूला देकर के मैं यहाँ पे खत्म कर सकता था। अगर मैं एमआर की बात करता हूँ तो एमआर की बात क्या होगी? एक मेरा कोहेजन होगा, और कोहेजन के बाद मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो एरिया का इंटू करके क्या बनाना पड़ेगा? एरिया का इंटू करके मुझे उसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा? फोर्स बनाना पड़ेगा। फिर फोर्स में क्या इंटू करना पड़ेगा? फोर्स में डिस्प्लेसमेंट इंटू करना पड़ेगा। उसके बाद मैं मूवमेंट लेकर के आ पाऊंगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। तो पहले मैंने क्या बनाया? कोहेजन इंटू एरिया किया। अब कोहेजन इंटू एरिया किया तो सपोज दैट कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ आ रही है ये एल है ना। ये जो पूरी की पूरी लेंथ आ रही है, ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है? एल है। अब इस एल में से मैंने एक छोटा सा एक क्या काटा? एक छोटा सा पीस काटा, है ना, एक छोटा सा स्ट्रिप काटा। और वो स्ट्रिप कितने का है? डेल्टा एल का। मान के चलो कि उस स्ट्रिप के अंदर डेल्टा एल की लेंथ है, और स्ट्रिप के अंदर कितना कोहेजन लग रहा है? उस स्ट्रिप के अंदर सीयू का कोहेजन लग रहा है। कितना कोहेजन लग रहा है? सीयू का कोहेजन लग रहा है। और इसकी जो पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ है, पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? यूनिट। वो कितनी है? 1। तो डेल्टा एल इंटू 1 ये क्या होगी? पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ यूनिट इंटू डेल्टा एल, ये क्या हो गया? मेरा एरिया। और सीयू क्या हो गई? मेरी स्ट्रेस, रजिस्टिव स्ट्रेस, क्योंकि कोहेजन ही रजिस्ट कर रहा है। तो सीयू इंटू डेल्टा एल इंटू 1 ये क्या हो गया? मेरा फोर्स। किसका फोर्स? कोहेजन का फोर्स। किसके अबाउट लग रहा है? ओ के अबाउट। तो ओ के अबाउट इसकी दूरी ले लो, इसकी दूरी कितनी है? हर पॉइंट की दूरी कितनी है यार? क्योंकि मैंने बोला सेक्टर ऑफ सर्कल होता है, तो सेक्टर ऑफ सर्कल के हर पॉइंट से अगर मैं ओ की दूरी लूंगा तो वो तो सेम आएगी यार। तो सेक्टर ऑफ सर्कल से हर पॉइंट की दूरी आर, इससे क्लियर हो? आर लिख दिया। और सी यू और डेल्टा एल के साथ मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? समेशन। समेशन लिख लिया, मतलब मैंने कंसिडर किसके लिए किया था? मैंने कंसिडर किया था एक छोटी सी स्ट्रिप डेल्टा एल के लिए, लेकिन मैंने उसको कहाँ कर दिया? मैंने उसको जनरल कर दिया सिग्मा लिखकर। मैंने उसको जनरलाइज कर दिया इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे के पूरे नीचे वाले सेक्टर के लिए। तो सी यू इंटू डेल्टा एल इंटू आर, ये क्या बना मेरा? रजिस्टिव मूवमेंट ओ के अबाउट। बात समझ में आ रही है? रजिस्टिव मूवमेंट ओ के अबाउट, क्लियर हो ना। फिर मैंने इसको क्या लिखा? सी यू इंटू आर। सी यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हर जगह सेम रहेगी। सी यू मैंने बाहर ले लिया। आर की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है, देखो सेक्टर ऑफ सर्कल है तो आर की वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए सेम है, ये भी मैंने बाहर ले लिया। और सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ मैंने कितनी ली है? लेट्स सपोज दैट एल। तो ये लेंथ को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? एल। तो मेरा मूवमेंट ऑफ मेरा रेजिस्टेंस या फिर मेरा रजिस्टिंग मूवमेंट कितना निकल के आता है? सी यू इंटू आर इंटू एल। बात समझ में आ रही है? सी यू इंटू एल इंटू 1 क्या है? एरिया। आर क्या है? ओ से दूरी, ओ के बाद मूवमेंट निकालने के लिए। तो पहली चीज क्रैक होती है, पहली चीज हम लोग डिकोड करते हैं। अगली चीज क्या है? ड्राइविंग मूवमेंट। इसका भी डायरेक्शन सुनो, md इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स बार। बहुत छोटी सी चीज है। डब्ल्यू कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। डब्ल्यू कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तब लो नोट किसके अबाउट दे रहा हूं मूवमेंट? ओ के अबाउट। तो जो सी यू था वो ओ के अबाउट कैसा मूवमेंट दे रहा था? वो ओ के अबाउट कैसा मूवमेंट दे रहा था? वो ओ के अबाउट दे रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओ के अबाउट डब्ल्यू कैसा देगा? डब्ल्यू देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपोजिट लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं मतलब एक ड्राइविंग है और एक क्या रजिस्टिंग है। डब्ल्यू क्या करना चाहता है? मूवमेंट करवाना। डब्ल्यू तो है जो मूवमेंट करवाना चाहता है, डब्ल्यू तो है जो उसको नीचे लेके आना चाहता है। डब्ल्यू का ओ के साथ मूवमेंट देख लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ओ की दूरी एक्स बार, तो डब्ल्यू इंटू एक्स बार। ये तो बहुत सिंपल था, तो डिकोड हो गया। बस एम आर अपॉन टी कर दीजिए। रजिस्टिव मूवमेंट मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस है? अगर सी यू की वैल्यू लिख रहे हैं तो मैक्सिमम कोहेजन की वैल्यू लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मूवमेंट अपॉन एमडी, दैट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत छोटी सी बात, इज दैट क्लियर और नॉट?
तो वैसे आपको नीचे वाली चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ये सी यू आर अपॉन एल ये भी फालतू की चीजें आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास आपको सॉल्व करवाने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है कि आपसे इतनी चीजें पूछे। वो आपसे केवल ये चीज पूछ सकता है, सिर्फ ये चीज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। एम आर अपॉन एम डी, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। तक क्लियर नोट? ठीक है, तो पहला वाला केस सॉल्व होता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अगला देखते हैं, फॉर कोहेजनलेस कोहेसिव सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल आ गई है? C5 सॉइल, है ना। अब कौन सी सॉइल आ गई? C5 सॉइल। अब अगर मैं कोहेजनलेस कोहेसिव, देखिए कोई एकदम प्योर कोहेजनलेस सॉइल के लिए ये वाली चीज नहीं की जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो। जैसे सैंड हुआ या ग्रेवल हुआ, इसके स्लोप कभी बनते नहीं है यार बेसिकली, है ना। इसके जो स्लोप्स होते हैं ना, कभी बन नहीं सकते। अगर कोहेजन नहीं है ना, तो उतना प्रॉपर स्लोप कभी बन नहीं पाएगा। अगला फ्रिक्शन का भी स्लोप बना नहीं पाएगा, तो उसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, है ना। जो हमारे केस होते हैं स्टैंडर्ड दो ही होते हैं, एक तो कोहेसिव होता है और एक कोहेजनलेस कोहेसिव होता है। क्योंकि बिना कोहेजन की स्लोप लेकर के आना बहुत मुश्किल है। नेचुरल की बात अलग है, आर्टिफिशियली हम उसको उतना अच्छे से नहीं बना सकते। अगर सेंट कहीं पर डाल दोगे, जैसे लोड लगाओगे स्लोप फैल जाएगी। अगर केवल ग्रेवल ग्रेवल डाल दोगे, जैसे लोड लगाओगे स्लोप फैल जाएगी। हल्का फुल्का क्लियर डालना जरूरी है, कोहेजन लेके आना जरूरी है, तो आप स्लोप को मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। तो अपने दिमाग के अंदर कोई लेकर के मत आना। तो फॉर्मुला इज सेम, एम आर अपॉन एम डी, ये तो हमेशा सेम रहेगा, एम आर अपॉन एम डी। एम आर आप जानते हो क्या है, एम डी आप जानते हो क्या है, इससे क्लियर हो नॉट। नाउ सी यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया हुआ है, मैंने पूरे के पूरे अपने सॉइल को स्लाइसेस में बांटा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पहली स्लाइस है, यहाँ पर ये दूसरी स्लाइस है, यहाँ पर ये तीसरी स्लाइस है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? ये मेरी सब स्लाइस है, ठीक क्यों? अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने दो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। जो टी कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स। और कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है? मूवमेंट करवाने वाली डायरेक्शन में, है ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मूवमेंट करवाने वाली डायरेक्शन में, है ना। और बेसिकली क्या है, ये फोर्स नहीं है। जब मैं इसके डायरेक्शन को देखता हूँ ना, तो ये किसका फॉर्म है? ये मूवमेंट का फॉर्म होता है। जो टी दिख रहा है ना आपको, T1 T2 T3, ये वो क्या अबाउट मूवमेंट का फॉर्म है आर रेडियस पर। तो हर एक स्लाइस के लिए टी को इकट्ठा कीजिए और टी को जोड़ दीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सिग्मा टी। ये क्या आ गया मेरा? टोटल रेजिस्टिव मूवमेंट। हर एक स्लाइस के लिए मैंने रेजिस्टिव मूवमेंट निकाला और उसको जोड़ दिया हर एक पर्टिकुलर स्लाइस के लिए। तो मुझे क्या मिल गया? मेरा रेजिस्टिव मूवमेंट मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया? ऊपर निकाला आपने, ये मुझे ड्राइविंग मिल गया, सॉरी मैं थोड़ा सा एक उल्टा बोल गया, मुझे ड्राइविंग मिल गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टी क्या कर रहा है, फिल करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके वेट और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है। और टी की आप डायरेक्शन देख पा रहे होंगे, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। उसको क्या कर रहा है? फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ड्राइविंग डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा ड्राइविंग डायरेक्शन में निकल के आ गया। अब मैं जब रजिस्टिंग डायरेक्शन में निकालूंगा, तो रजिस्टिंग डायरेक्शन में क्या होगा? एक तो सीएल, सीएल तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही हैं कि सीएल क्या होता है। सीएल क्या होता है? कोहेजन की वजह से। एल क्यों लिया हुआ साथ में, ये भी तो बच्चे जानते हैं, एग्जैक्टली और नो। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीशन ऑफ एन इंटू टेन फाइव। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीशन ऑफ एन इंटू टेन फाइव। अभी समीशन ऑफ एन इंटू टेन फाइव क्या है? फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू टेन फाइव, सॉरी म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू की जगह क्या लिखा हुआ है? टेन फाइव। और एन की जगह क्या लिखा हुआ है? एन की जगह क्या लिखा हुआ है? अगर एन की जगह देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ एन, नॉर्मल रिएक्शंस, है ना। तो अगर अपन इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीजें जस्टिफाई बड़े आराम से की जा सकती हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये मैं मोमेंट के फॉर्म में इस चीज को लिख रहा हूँ, है ना। अब एक चीज थोड़ी सी याद रखिएगा, दोनों में नीचे आर है ना। इसमें भी नीचे आर था और इसमें भी नीचे आर था, मूवमेंट वाले से आर से आर कैंसिल आउट हो गया है। इसमें वो आर का टर्म आपको आर का टर्म आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। नीचे मैंने क्या किया? समेशन ऑफ टी। समेशन ऑफ टी क्या था? मेरा टेंजेंशियल फोर्स था। टेंजेंशियल फोर्स मेरा क्या कर रहा था? टेंजेंशियल फोर्स मेरा मूवमेंट करवाने की कोशिश कर रहा था इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन मूवमेंट करवाने की कोशिश कर रहा था।
उसके बाद इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है ना, इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है फ्रैक्शन में, इसको रोकने की कोशिश एक तो क्या करेगा कोहेजन, और एक क्या करेगा फ्रिक्शन भी करेगा। फ्रिक्शन क्यों करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल सॉइल भी है। तो यहाँ पर Cl से तो मैंने क्या निकाल लिया कोहेजन का फोर्स, और N इंटू 10 फाइव यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से मैंने निकाल लिया फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स मैंने यहाँ पे कैसे निकाला, हर एक लेयर के लिए N इंटू 10 फाइव। 10 फाइव क्या हो गया मेरा, 10 फाइव क्या हो गया मेरा म्यू, और N क्या हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको सिग्मा N 10 फाइव का एडिशनल टर्म और याद रखना पड़ेगा। बेसिक रहेगा वो एकदम सेम रहेगा, mr अपॉन md। और mr md निकालने का मैंने आपको डिटेल तरीका मैंने आप लोगों को बताया। नाउ सी क्लियरली, एक और मेथड होता है, मैंने उसको यहाँ पर लिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है वो मेथड इस तरीके से पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार एक छोटा सा फॉर्मूला है जो छोटा सा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ना। मेथड का नाम होता है फ्रिक्शन सर्कल मेथड। मेथड का नाम होता है फ्रिक्शन सर्कल मेथड, है ना। अब फ्रिक्शन सर्कल मेथड के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को केवल ब्रीफ करूंगा, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को इस मेथड के ऊपर लेकर के नहीं जाऊंगा। फ्रिक्शन सर्कल मेथड के ऊपर क्या होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले अभी देख करके आया हूँ, मैं थोड़ी देर पहले जिस तरीके से अभी देख करके आया हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर एक सर्कल माना था टू के अबाउट या फिर फेस के अबाउट या बेस के अबाउट, जहां पर भी वो सर्कल निकल करके आ रहा है, और उस पर्टिकुलर सर्कल में एक मूवमेंट करवाया था। तो सेम तरीके का मूवमेंट हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, सेम तरीके का मूवमेंट हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, है ना। बस अंतर इतना होता है कि यहाँ पर हम लोग कोहेजन की वजह से एक फ्रिक्शन सर्कल छोटा सा ड्राइव करते हैं। अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या विकास सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपकी आपके कुछ उसमें दिक्कत होगी, आप आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ समस्या होगी, तो देख लीजिएगा। फ्रिक्शन सर्कल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उस छोटे से सर्कल को हम लोग उस छोटे से सर्कल के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, है ना। जो बड़ा सा सर्कल होता है ना, वो बड़ा सा सर्कल क्या करता है, हम लोग को हमारी फेलियर सरफेस को दिखाता है ना। इस तरीके का फिगर हम लोग यहाँ पर बना करके लेकर के आते हैं। मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उन बच्चों ने इसको देखा होगा। तो हम यहाँ पर उसका फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं, है ना। जो स्मॉल सर्कल होता है इसकी जो रेडियस मानी जाती है, स्मॉल सर्कल जो होता है इसकी जो रेडियस दी जाती है ना, आर डैश, उसको हम लोग देते हैं आर साइन पाई के साथ। आर क्या है, आर ये बड़ी वाली रेडियस है। एक तो आपकी वाली वैल्यू याद रखनी है, ये जो छोटा वाला सर्कल होता है, छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो दी जाती है आर साइन पाई के साथ, एक चीज। दूसरा आपको फैक्टर ऑफ 50 याद रखना है, फैक्टर ऑफ 50 की वैल्यू दी जाती है सी अपॉन सी एम। सी को हम लोग कोहेजन बोलते हैं और सी एम को हम लोग मोबिलाइज्ड कोहेजन बोलते हैं। दैट्स इट। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, इन दो चीजों के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो मेरी दो मेथड्स यहाँ पर हो गए, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, फीडर सर्कल मेथड। फीडर सर्कल मेथड से पूछना की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है। फ्रिक्शन सर्कल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, आपको दो फॉर्मूले याद रखने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो छोटा सर्कल होता है दैट इज आर साइन पाई, है ना। छोटे सर्कल की जो रेडियस होती है वो आर साइन पाई से निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ 50 होता है दैट इज सी एंड मोबिलाइज्ड कोहेजन। सी हमारा कोहेजन होता है और सी एम हमारा मोबिलाइज्ड कोहेजन होता है ना। ये दो चीजें आपको, मतलब सी कोहेजन मतलब यूनिट कोहेजन ही है ना। और नीचे सी एम मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड कोहेजन का मतलब होता है कि हमारा कितना कोहेजन काम कर रहा है। सी तो हमारा अल्टीमेट कोहेजन हो जाएगा, और नीचे जब हम फेलियर करवा रहे हैं तो फेलियर के टाइम पे हमारा कितना, मतलब जब हम ये वाला केस ले रहे हैं तो जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ उसके पे कितना कोहेजन वहां पर निकल करके आ रहा है, वर्किंग कोहेजन हमारा कितना है। तो उस पर्टिकुलर कोहेजन को हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा मोबिलाइज्ड कोहेजन है। क्लियर हो नाउ? सी केवल हमारी एक चीज यहाँ पर बचती है, और वो हमारा जो फाइनल कंसेप्ट है दैट इज टेलर स्टेबिलिटी नंबर, है ना। तो हम लोग फाइनली आते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर के ऊपर। टेलर स्टेबिलिटी नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, लेकिन इसके पहले अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग यहाँ पर उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके ठीक है, चलिए हम लोगों ने केस देखा था। मैं पहले स्लाइड को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं उस स्लाइड से उस केस को स्टार्ट करूंगा। हाँ, जितनी भी सर्फेस फेलियर होते हैं उनको सर्कुलर लेके चलते हैं, होती नहीं है पर हम मान के चलते हैं, जिससे हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी रहे। हम लोगों ने एक केस देखा था, है ना। उस केस के अंदर हम लोगों ने कोएफिशिएंट सॉइल के लिए एफ की वैल्यू निकाल के देखी थी कि एफ की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम लोगों ने एक केस और देखा था, और उस केस के अंदर भी हम लोगों ने कोएफिशिएंट सॉइल के लिए मैंने अपनी वैल्यूज को निकाल करके देखा था कि मेरी वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो वहां से मुझे अपनी वैल्यू मिल गई थी कि मेरी वैल्यू निकल के आएगी सी अपॉन गामा जेड साइन आई कोस आई, टेन पाई अपॉन टेन आई, ऐसा क्लियर हो ना। और इसके पहले वाली वैल्यू मेरी टेन पाई अपॉन टेन आई की मेरी वैल्यू पोजिशन लेस वाइल के लिए आई थी, ऐसा क्लियर हो ना। अब इसी पर्टिकुलर केस के अंदर देखिएगा, अगर मैं इसी पर्टिकुलर केस के अंदर हूँ, है ना, अगर मैं इसी पर्टिकुलर केस के अंदर हूँ, तो इसी पर्टिकुलर केस के अंदर देखिएगा, तो सपोज दैट कि मेरी जो सॉइल है वो प्योर कोहेसिव है। यहाँ पे कोहेसिव मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 10 5 कंसीडर किया हुआ है ना। इफ सॉइल इज प्योर कोहेसिव, तो मेरी फिर 5 टू 0, अगर 5 टू 0 होगा तो एफ इक्वल्स टू सी अपॉन गामा जेड साइन ए कोसाई हो जाएगा। आया ना, आया ना, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर मैं जेड को कम करना चालू कर दूं, धीरे 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 डेप्थ को कम कर दूं, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा करूं कि फेलियर आ जाए, और मैं एक ऐसी कंडीशन लेकर के आ जाऊं कि वो कंडीशन लिमिटिंग कंडीशन है। और लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि अल्टीमेट और वर्किंग दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा फैक्टर ऑफ 50 क्या हो जाए, 1 हो जाए। या फिर मैं किसकी कंडीशन पे जा रहा हूँ, सीधे सीधे मैं अगर मैं बोलना चाहूँ सीधे शब्दों में, तो मैं फेलियर को रीच करना चाहता हूँ कि जब मेरा सॉइल फेल कर रहा है, मैं उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर केस में जो मेरा फेलियर का केस है, उस पर्टिकुलर केस में कोएफिशिएंट सॉइल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे एफ की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। एफ की जो वैल्यू 1 होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो जेड होगा, उस जेड को मैं बोलता हूँ एच सी, क्रिटिकल हाइट। क्रिटिकल हाइट देखते हो ना? तो मैं उस चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर मैं इन दोनों चीजों को एक दूसरे के बराबर लेकर के आता हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लेकर के आता हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि मेरा एफ इक्वल्स टू 1 हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सी अपॉन गामा जेड साइन आई इंटू कॉस आई। इज क्लियर? नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, इज क्लियर? अभी यहां से अगर मैं सी अपॉन गामा जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ, सी अपॉन व्हाट, सी अपॉन गामा जेड की वैल्यू में निकालना चाहूँ, तो उसकी वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, मेरी से ये हो जाएगा साइन आई कॉस आई, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एफ इक्वल टू 1 लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर जेड की जगह क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ लिख रहा हूँ, दैट इज व्हाट एच सी, दैट इज व्हाट एच सी, इट इज नोन एज टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। दैट इज नोन एज टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। और इसको किससे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है एस एन से, एस एन इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी एच सी इक्वल्स टू साइन आई कॉस आई।
अब आपको कई जगह क्या हो जाएगी, ये वाली चीज क्या लिखी हुई मिल जाएगी, ये वाली चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी 2 sin i sin 2i अपॉन 2, क्योंकि हम जानते हैं कि sin i cos i को हम उस तरीके से लिख सकते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू आपको कई जगह क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इसकी वैल्यू लिखी हुई मिल जाएगी sin 2i अपॉन 2। दैट इज फॉर टेलर स्टेबिलिटी नंबर, दैट इज फॉर टेलर स्टेबिलिटी नंबर, है ना। एक कोएफिशिएंट फाइल के लिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिल रही है, और हम लोगों को जो ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है डेप्थ की, उस डेप्थ की वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल हाइट। तो मैं इस चीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं फॉर प्योर कोएफिशिएंट फाइल बात करता हूँ, है ना, तो एस एन टेलर स्टेबिलिटी नंबर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन गामा एच सी इक्वल्स टू व्हाट, sin 2i अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी दो वैल्यूज होती हैं जो आपको याद रखनी है ना नोट के अंदर। अगर इसकी हम थ्योरेटिकल वैल्यू देखते हैं तो एफ एन इक्वल्स टू रहता है 0.5 और 1/2। और अगर इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यूज पूछी जाती हैं अभी, तो एफ एन की वैल्यू निकल के आती है 0.261, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो हालांकि आप निकाल सकते हैं अगर इतनी चीजें हमें पता है तो। क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू पूछी जाती है एच सी, तो वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। मैं फिर से अपने सेम फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ, मैं फिर से अपने सेम फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ, और मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से अपने सेम फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ, और मेरा फिर से फॉर्मूला क्या है, मेरा फिर से जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 इक्वल्स टू सी अपॉन गामा एच सी साइन आई कॉस आई। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एच की वैल्यू क्या मिलती है, सी अपॉन गामा साइन आई कॉस आई, आया ना। और इस चीज को मैं लिख कैसे सकता हूँ फर्दर, इसी चीज को मैं लिख के सकता हूँ फर्दर, I can write like HV equals to फिर से सेम चीज लिख दीजिए, एक 2 नीचे आएगा और 2 को ऊपर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 2c अपॉन क्या हो जाएगा गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2i। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फिर से सेम फॉर्मूला लगाया जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था, है। तो आप इसको इस चीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एचपी की वैल्यू। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, टेलर स्टेबिलिटी नंबर भी पूछा जाता है और स्टेबिलिटी नंबर भी पूछा जाता है ना। नवनीत कोहेसिव और कोहेशनलेस फाइल एकदम सेम होती है। अगर टेलर स्टेबिलिटी की नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कोहेसिव फाइल के बारे में बोल रहा हूँ, वहाँ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, tan पाई वहां पर जीरो है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करो नवनीत, है ना, ठीक है। तो ये है टेलर स्टेबिलिटी नंबर के बारे में। लेकिन याद रखिएगा टेलर स्टेबिलिटी नंबर हम लोगों ने केवल कोहेसिव फाइल के लिए पढ़ा हुआ है, और ये जनरली पूछा भी जाता है पेपर में। इन दो वैल्यूज बड़े अच्छे से याद रखिएगा, एक तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू। हाँ, एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ टेलर स्टेबिलिटी नंबर का यूज क्या है, हम आखिर इस चीज को निकालते क्यों हैं। असल में टेलर स्टेबिलिटी नंबर जो होता है तो वो आई को रिलेट करता है फेलियर क्राइटेरिया के साथ, कि जब फेलियर हो रहा होता है तो आई किस तरीके से उस फेलियर के साथ रिलेट होगा, किस तरीके से आई की वैल्यू उस फेलियर क्राइटेरिया के साथ जाएगी, सकते हो ना। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा आई का फेलियर क्राइटेरिया पर एक रिलेशनशिप निकाल के देता है, आई को जस्टिफाई करता है फेलियर क्राइटेरिया करस्पॉन्डिंग टेलर स्टेबिलिटी नंबर, है ना। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर पे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ईएस का मेरे ख्याल से बहुत कम मेंस का पेपर ऐसा होगा जहां पे टेलर स्टेबिलिटी नंबर पे क्वेश्चन ना पूछे गए हैं, और बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। कई बार हम लोगों को भी 10 मिनट के लिए बैठ के दिमाग लगाना पड़ जाता है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये उतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक तो थोड़ा एडवांस लेवल है, डिप्लोमा के अंदर ये चैप्टर उतना है नहीं। डिप्लोमा के अंदर जितना इस चैप्टर का
क्राइटेरिया है, मैंने उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। इसे क्लियर ना? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं इस चैप्टर से। जितनी चीजें मैं पढ़ाएंगे आप एकदम उतनी चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक आध दो क्वेश्चन करके और उन चीजों को क्लियर करूंगा। बात बाकी ये आप लोगों के लिए बहुत है, इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है ना? तो आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी थी, है ना? अभी हम लोगों के पास मेरे ख्याल से 10 मिनट है, तो 10 मिनट तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैं और विकास सर आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, है ना, कि आप लोगों के बैच में आगे किस तरीके से चीजों को लेकर के हमें चलना है। तो उस डिस्कशन में आप लोगों के जो भी सुझाव हो, आप लोगों के जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं या जो भी आप लोग चाहते हैं, तो वो आप लोग मुझे और विकास सर को आराम से बता सकते हैं। विकास सर उसे नोट कर लेंगे और हम लोग जो भी कुछ डिजाइन करेंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, है ना? तो हमारे 2 सब्जेक्ट लगभग खत्म है, बिल्डिंग मटेरियल भी हमारा खत्म होने वाला है। 2 चैप्टर उसके अंदर बचे हुए हैं, वो भी हम जल्दी से 2-3 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे। सॉइल मैकेनिक्स हमारा खत्म हो चुका है ना? तो अभी की जो आगे की प्लानिंग है वो मैंने आप लोगों को बताई दी है। आप लोगों को परसों से, है ना, 16 तारीख से, 16 तारीख से थोड़ा पॉसिबल नहीं है, 16 तारीख से आप लोगों का नॉन टेक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देंगे तो उसका टाइमिंग आपको आपके ऐप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना? और आपकी एक क्लास हाईवे इंजीनियरिंग की रहेगी सॉइल मैकेनिक्स की जगह, वो भी आपकी परसों से स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। और परसों से आपकी हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास रहेगी। और आपका जैसे ही बिल्डिंग मटेरियल खत्म होता है तो आपकी एफएम की क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास आपकी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और एफएम की क्लास आपकी उसके बाद रहेगी। फिर आपकी 3 क्लासेस चला करेंगे। आपकी एक नॉन टेक की क्लास चलेगी और 2 आपकी टेक्निकल की क्लास चलेंगी। और हम लोग थोड़ा सिलेबस की स्पीड को फास्ट करेंगे अगले सब्जेक्ट के बाद, है ना? बाद बाकी 2-3 चीजें आप लोग थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि ये जो टाइम हमारे पास है ना, इसके दौरान हम अगर आप ये चाहें कि हम आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा सकें और गेट और ईएस के लेवल पर आपके डाउट्स क्लियर कर सकें, तो वो ना तो हमारे लिए पॉसिबल है और ना आपके लिए पॉसिबल है ना? तो थोड़ा सा हम पर विश्वास रखें, थोड़ा सा ट्रस्ट करें। हम लोग जितना आपको पढ़ा रहे हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप लोग मतलब भरोसा मान के चलिएगा। अगर व्यापम की क्लास के अंदर इतना सॉइल मैकेनिक्स कहीं भी कोई भी पढ़ाता हो व्यापम की क्लास के अंदर, तो आप मुझे ला करके इसके नोट्स दिखाइएगा, आप मुझे ला करके उसका डिस्कशन दिखाइएगा, है ना? कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने कंसेप्ट से ज्यादा कोई व्यापम सब इंजीनियर के अंदर कोई डिस्कस करेगा। और हर क्वेश्चन की हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इस चीज को करेंगे ना। आप लोगों को जो डिस्कशन हमें करना है, आप लोगों को जो सुझाव हमें चाहिए, वो चाहिए आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन के संबंध में। अभी हम लोगों ने आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन सोचा है, उस प्रैक्टिस सेशन के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि जनरली क्या होता है, थ्योरी के साथ हम आपके उतने न्यूमेरिकल्स कवर नहीं करवा पाते, है ना, जितने न्यूमेरिकल्स हम लोगों को आपके कवर करवाने चाहिए। तो हम एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन लेने की सोच रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स अभी खत्म हुआ है ना? तो सॉइल मैकेनिक्स के खत्म होने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट भी सॉइल मैकेनिक्स का हो गया। सॉइल मैकेनिक्स के खत्म होने के बाद आपका एक तो सॉइल का मेजर टेस्ट हो जाए। अभी तक आपके 3 माइनर टेस्ट हुए, है ना? माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3। अब आपका एक मेजर टेस्ट हो जाए। उस मेजर टेस्ट के अंदर हम लोग आपकी कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स रख रहे हैं। हम लोग आपकी कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स रख रहे हैं। और इस टेस्ट की टाइमिंग, जैसे कि आज रविवार है तो आपको 3 या 4 दिन हम दे देते हैं। इस टेस्ट की टाइमिंग हम लोग वेडनेसडे को रख देते हैं। अगर किसी को आपत्ति होगी तो थोड़ी देर बाद वो अपनी आपत्तियां हमें बताएगा। हम लोग इस टेस्ट की टाइमिंग वेडनेसडे को रख देते हैं। और टेस्ट देने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो टेस्ट की टाइमिंग है वो हम 7 बजे से ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक रहेगा सर, 7 बजे जो है काफी लोग जो है लौट कर आ जाते हैं। जी, तो तो 7 बजे से हम आपका टेस्ट 1 घंटे का सॉइल मैकेनिक्स का रख देते हैं, 1 आवर का। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दीजिए सर, अभी कुछ लोगों का क्या मैसेज जा रहा था मेरे पास ऐसा जी कि हमको सर दिख नहीं रहा था। तो किसी को टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर 7 बजे उसको कोई टेस्ट नहीं दिखता तो 7:05 पे वो हमें कॉल कर ले। जी 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 अगर ऐसा लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉल कर जी। सकता है। 5 मिनट के बाद आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग के नंबर आप सभी के पास मौजूद हैं, आप सभी के पास हमारे नंबर्स हैं। तो मुझे या विकास सर को या राकेश सर को आप लोग फोन कर सकते हैं। 5-10 मिनट के बाद फोन कीजिए, क्योंकि कई बार उसको अपडेट होने में सर्वर पर 5-10 मिनट लगते हैं टेस्ट को, है ना? तो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट पहले मैंने, हालांकि जो हमारी टेक्निकल टीम है उससे बात की है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो हम लोग अब ऐसा करेंगे कि 5 मिनट पहले उसको अपलोड करते हैं तो आपको 6:55 से वो दिखना चालू हो जाए। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, अभी थोड़ा और फास्ट कर सके हम उसको, तो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, विकास जी ने एक और बात कही थी कि आप लोग टेस्ट के दौरान वाईफाई का उपयोग किया कीजिए, है ना? अपने डेटा का उपयोग ना करें, वाईफाई का उपयोग किया करें, है ना विकास जी? पहली कोशिश करें कि लैपटॉप पे दें, अगर आपके पास उपलब्ध है तो।
ओके ओके। अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर अपना दूसरा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि अपने फोन को फ्लाइट मोड में डालें हम्म। और कहीं से हॉटस्पॉट लेके और फिर आप जो है पेपर को दे, तो उससे आपके लिए प्रॉफिट ये होगा कि किसी का कॉल आता है या कोई भी कंडीशन होती है तो आपका ब्रेक नहीं होगा पहला, क्योंकि आप क्या करते हो, आपके पास कॉल आता है उसके बाद आप उसको बैक करते हो तो आप ऑटोमेटिक जो है बाहर चले जाते हो और अटेम्प्ट हमेशा वन ही रहता है, एक अटेम्प्ट से ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो वो तो ये बिल्कुल विकास सर ने एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जब भी कभी टेस्ट दें तो अपने फोन को फ्लाइट मोड पर ले लें, है ना। और फ्लाइट मोड पर लेने के बाद वाईफाई किसी दूसरे के फोन से या फिर एक वाईफाई नेटवर्क के थ्रू या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू किसी और के फोन से, है ना, वाईफाई और हॉटस्पॉट के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद कनेक्ट होने के बाद आप लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट केवल एक रहता है ना। और दूसरी बात क्या होती है, अगर किसी का फोन आता है बीच में या फिर कोई और दिक्कत होती है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऐप है वो उसको थोड़ा सा एक गलत तरीका मानता है ना, वो उसको अनफेयर मीन्स में काउंट कर लेता है और आपका टेस्ट वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्क्रीन भी चेंज करेंगे ना उसके दौरान, जैसे कि आप कुछ गूगल पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उस दौरान जब टेस्ट दे रहे हैं, तो वो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा और आपका टेस्ट वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। हो सकता है आपका एप्लीकेशन भी बैन हो जाए अगर आप 2-3 बार इन चीजों को करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के चलेंगे कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तब केवल एक ही विंडो आपके फोन में खुली होनी चाहिए और कोई विंडो आपके फोन में नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे पीसी पर दें तो वहां पर कॉल आने की झंझट या फिर और दूसरे झंझट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, टेस्ट आपका, एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि आपका जो टेस्ट होगा वो आपका वेडनेसडे को हम लोग मेजर टेस्ट पहला रखेंगे। इस तरह से हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी मेजर टेस्ट रहेंगे। हर सैटरडे को 5 बजे आपका माइनर टेस्ट तो वही होगा, वो तय है। जितना भी पढ़ाया गया होगा उस वीक में वो आपके माइनर टेस्ट के फॉर्म में आएगा, मेजर टेस्ट आपका हमेशा रहा करेगा। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात थी प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग, जब हम लोग का मेजर टेस्ट हो जाएगा तो मेजर टेस्ट के पहले अभी आप लोग मेरे ख्याल से सब्जेक्ट को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, है ना। आप लोग इसमें पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्लियर हो, आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे। उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, और प्रैक्टिस सेशन हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि थोड़ी आपकी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा शायद। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तभी रखेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं रखेंगे। प्रैक्टिस सेशन हम ऐसा रखते हैं कि आफ्टर मेजर टेस्ट कंप्लीशन होने के बाद मेजर टेस्ट का हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के 5 प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं, है ना? और उन 5 प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम लोग जैसे कि पहले में हमने फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स ले लिए, है ना, फिर हमने 3-6 चैप्टर ले लिए। इस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड डिवाइड कर करके हम लोग 5 प्रैक्टिस सेशन बनाएंगे, और एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि 50 to 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो उस कंसेप्ट को मैं वहीं पर आपको ब्रीफ कर दिया करूंगा। इज दैट क्लियर? और कुछ एडिशनल अगर पॉइंट होंगे जो हम थ्योरी के अंदर छोड़ गए तो उन चीजों को भी हम वहां पर कवर कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो पूरी चीज हम लोगों के बीच में रुक गई। पर वो प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा हमारा सक्सेसफुल रन किया था और बच्चों ने उसको लेकर के बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे, और पहले भी प्रैक्टिस सेशन से हम लोग को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर काफी क्वेश्चनों को टीचर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद उनका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी जाग जाता है, उनका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट के अंदर पैदा हो जाता है। तो वेडनेसडे को जैसे हम खत्म कर लेते हैं, है ना, तो आपके बाकी सब्जेक्ट तो रनिंग में चल ही रहे हैं। हम लोग एक दिन का टाइम छोड़ करके अगले फ्राइडे से, है ना, हम लोग सॉइल का प्रैक्टिस सेशन प्लान कर लेते हैं, और उसके बाद अल्टरनेटिव डेज में, अल्टरनेटिव मतलब फ्राइडे को ले लेंगे, फिर संडे या मंडे को ले लेंगे, फिर वेडनेसडे को ले लेंगे, फिर थर्सडे को ले लेंगे, फिर अगला संडे या मंडे को ले लेंगे जब भी हमारा एक टाइम मिलेगा। तो फिर 5 हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, और उन 5 प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग पूरा का पूरा अपना सॉल्व मार्केट खत्म कर लेंगे। इसी तरह जब आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म होगा तो बिल्डिंग मटेरियल खत्म होने के बाद उसका एक मेजर टेस्ट ले लेंगे 2-3 दिन के बाद, और बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग 3 टेस्ट ले लेंगे। सॉइल बड़ा सब्जेक्ट है, 5 ले लिए, बिल्डिंग मटेरियल से 3 हमने प्रैक्टिस सेशन ले लिए। पहले में हम लोगों ने सीमेंट से लेके मोटार तक ले लिया, अगले में हमने कंक्रीट ले लिया, और अगले में हमने बाकी का पूरा जितना बिल्डिंग मटेरियल है वो पूरा पूरा बिल्डिंग मटेरियल ले लिया। और हर एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने 50 से 100 50 से 100 50 से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इससे आप लोग की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के साथ साथ आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते क्या होते हैं। क्लियर नोट एक चीज। दूसरी चीज, आप लोग कहीं पर कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस मत कीजिएगा, है ना। आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस मत कीजिएगा। आप लोग की टेस्ट सीरीज अभी फैक्ट्री में बन रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में है, वो कुछ दिनों में ही पब्लिश हो जाएगी मेरे ख्याल से।
मुश्किल से 4 या 5 दिन लगेंगे। तो उसमें हम लोग टोटल 16 टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, 16 टेस्ट हैं, है ना। 10 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हैं, और 3 टेस्ट कंबाइंड हैं, 2-2 3-3 सब्जेक्ट मिलाकर के टेस्ट हैं, और उसके बाद 3 मॉडल हैं, मतलब फुल सिलेबस व्यापम के हिसाब से। ये आपके ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, आपकी ऐप के अंदर ओपन हो जाएंगे, मतलब आपकी ऐप के अंदर रहेंगे, उनका एक टाइम रहेगा कि ये वाला टेस्ट इस तारीख को ओपन होगा, ये वाला टेस्ट इस डेट को ओपन होगा। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपके टेस्ट ओपन होते जाएंगे। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जो भी बच्चे हमारा रजिस्टर्ड हैं। आप लोगों को बहुत उसका बेसिक प्राइस जो इंटरनेट हैंडलिंग फी होती है, मेरे ख्याल से 30-40 या 50 रुपए मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतना आपको खर्च करना होगा। बाकी अगर बाकी दुनिया कोई इसको लेना चाहेगी तो उसके लिए वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, उस टेस्ट को उन लोगों को टेस्ट होगा कॉस्टली खरीदना होगा। आप लोग हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, केवल इंटरनेट हैंडलिंग फी आपको केवल यूज का चार्ज देना होगा 40-50 रुपए, या उससे भी कम मेरे ख्याल से वो चार्ज आएगा, उसमें वो आप लोगों को टेस्ट फीस मिल जाएगी। बाकी लोगों के लिए उसकी हम लोग प्राइस तय करने वाले हैं, वो 1000 रुपीज के ऊपर रहेगी कम से कम, इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। एक कूपन कोड हम लोग आपको यहाँ पे देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप लोग उसको आराम से परचेज कर पाएंगे, आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा। केवल आप लोगों को इंटरनेट हैंडलिंग फी उसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा आप लोगों का हर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग नॉन टेक्निकल के अंदर केवल नहीं रहेगा, उसके अंदर उतना मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उसके अंदर थ्योरी होने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग की तरफ से रहेंगी, है ना। प्लस एक चीज और, मैं आप लोगों को कल तक या मैक्सिमम परसों तक सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस दूंगा ऑफलाइन, मतलब आपके ऐप के अंदर जो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है जहां आपको नोट्स दिखते हैं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज सॉइल मैकेनिक्स के व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग अलग, हर एक पर्टिकुलर यूनिट में 15-15, 20-20 या 30-30 क्वेश्चन, जैसा जिस यूनिट का वेटेज उतने क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को उसके अंदर असाइन करवाऊंगा। उसमें उसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, उसमें उसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, केवल उसकी आंसर की रहेगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे प्रैक्टिस होने वाले हैं, आप उनमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मुझे कभी भी वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, मैं आपकी उसके अंदर मदद करने की कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये पूरी हमारी प्लानिंग अभी आगे क्या रहने वाली है। इफ देयर इज अ सजेशन देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको चेंज करवाने के लिए लगता है तो आप लोग मुझे विकास सर को कुछ भी बता सकते हैं, मैं उसे लेकर के आपको जो भी होगा हम लोग चेंज जो भी कर सकते हैं आप लोगों के सामने करने की कोशिश करेंगे। बताइए विकास जी, आप अनम्यूट कर देंगे सबको तो बेहतर रहेगा। हाँ मैं अनम्यूट ही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ आप सभी अनम्यूट हैं, जो भी डाउट हो एक एक करके हैंड रेज करके फिर ओपन करके बोलेंगे। अभी सजेशन जिसके हैं इस पूरी प्लानिंग को लेकर के, अगर कुछ सजेशन कोई देना चाहता है तो एक एक करके आप बोल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज के अंदर तो आप उसे बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग अभी आज की क्लास पे डाउट लेंगे। फिर मैं 3 वैज्ञानिक महोदयों से बात करूंगा। ठीक है, तो कोई सजेशन नहीं है, इसे लॉक करें, है ना। प्रैक्टिस सेशन हम लोग इस तरीके के प्लान कर लेते हैं आप लोगों के लिए, उसकी स्लाइड्स हम लोग तैयार करवा लेते हैं, और हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उन चीजों को स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी एक क्वेश्चन आया है किसी का कि टाइम क्या रहेगा। टाइम हम लोग आपकी क्लासेस देखिए, अब ये थोड़ी सी एक बात तो रहेगी कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम तो स्पेयर करना पड़ेगा भाई, है ना। अगर आप ये भी चाहें कि आपके प्रैक्टिस सेशन भी हो जाए और आपका टाइम भी ना लगे तो वो संभव नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। आप लोगों की 3 क्लास ऑलरेडी रहेंगी, दैट्स व्हाई इसको अल्टरनेट कर रहे हैं, और कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने 25 क्लास ली है, हम सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं 1/5, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर 15-16 क्लास होंगी, केवल 3 प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, है ना। देखिए हम लोगों का भी एक ही लक्ष्य है, आप लोगों का भी एक ही लक्ष्य है। हम लोगों का लक्ष्य केवल आप लोगों की रैंक का है, और आपका लक्ष्य भी आप लोगों की रैंक का है। उससे दोनों का फायदा होगा, आपका भी फायदा उसी से होगा और हमारा फायदा भी उसी से होगा, है ना। हमारा भी एक रिकॉग्नाइजेशन इन रैंक्स की वजह से ही होता है, तो हम लोगों को भी वही चीज चाहिए, और हम सब चीजें उसके लिए प्लान कर रहे हैं। उसमें हमारी भी मेहनत रहेगी, आपकी भी मेहनत रहेगी। तो अभी आप लोग मेरे ख्याल से जो बच्चे जॉब पर हैं उन्हें केवल थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी सर कुछ बच्चों के को एग्जाम्स भी हैं, कुछ के, उसने वही अर्पिता ने लिखा है
Sir, I have exams this month 2 to 5. ओके विकास जी, अगर अपन इस चीज को रात में रखें 9:30 से 10:30, तो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? आप लोग 10:30 बजे तक तो मेरे ख्याल से सब लोग जगते होंगे। अगर हम इस चीज को 9:30 टू 10:30 रखते हैं तो किसी कोई दिक्कत है क्या इस टाइम के अगर साथ? किसी को दिक्कत है तो वो मैसेज कर दे। हाँ, नो सर मत लिखो, यस सर मत लिखो। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मैसेज करो केवल। 9:30 टू 10:30 है ना, आपको अपने घर में ही बैठना है, अपने कमरे में ही बैठना है ना। थोड़ा सा नींद का कंप्रोमाइज होगा, अगर मेरी तरह कोई जल्दी सोने वाला आदमी है तो उसको नींद का कंप्रोमाइज होगा, हालांकि मैं तो रात तक जगते ही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर कोई 3 बजे दिक्कत है तक। किसी को 9:30 टू 10:30 तो वो मैसेज करेगा, नहीं तो फिर हम इस टाइम को लॉक कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन का टाइम 9:30 टू 10:30 हमारा लॉक हो जाएगा अभी। तो बिकॉज मेरे ख्याल से 9:30 टू 10:30 सूटेबल रहेगा। जी। कोई और क्लासेस भी नहीं रहेंगी और आराम से प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लोग टाइम निकाल पाएंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, डन रहा सर। जी ठीक है। इसके अलावा और कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइए। डे भी फिक्स कर देना चाहिए क्या अभी? डे भी फिक्स कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है बाद में फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, तो डे भी अपन अल्टरनेट रख देते हैं और क्या। देखिए वेडनेसडे को अपना मेजर टेस्ट हो जाएगा, फिर वेडनेसडे के बाद अपन थर्सडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से अपने को स्टार्ट करना चाहिए। ओके ठीक है फिर। नेक्स्ट वीक से आप ले लीजिए 5 दिन। तो अपन नेक्स्ट वीक से मतलब ये जो वीक जा रहा है, कल मंडे हो रहा है, इस वीक को छोड़ करके अगले वीक का मंडे ले लेते हैं, मंडे के बाद उसी वीक का वेडनेसडे ले लेते हैं, और उसी पर्टिकुलर वीक का फ्राइडे ले लेते हैं, फ्राइडे के बाद अगला मंडे ले लेते हैं, और अगले मंडे के बाद वेडनेसडे ले लेते हैं। 22, 24, 26, 29 और 1। 22, 24, 26, 26, 29 29 और 1। और फिर 1। ये आपका फॉइल का प्रैक्टिस सेशन इस दौरान हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसमें और औसत 50-50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना, तो भी आप तकरीबन 125 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। टाइम नाइट में है 9:30 से 10:30। और टाइम रात में रहेगा, है ना, 9:30 PM टू 10:30 PM। जब पूरी दुनिया सोएगी तब हम जगेंगे। थोड़ी मेहनत आप लोगों की, थोड़ी मेहनत हमारी, और रैंक दोनों की, नौकरी दोनों की। ठीक है। और कोई किसी का दिक्कत या सजेशन हो तो जल्दी से बताएंगे। नहीं 9 बजे तक नहीं, 9:20 तक कर सकते हैं भाई, है ना। थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से जीने की आदत डालो, और 7 बजे तक अपना खाना खा लो, है ना, 7 PM तक अपना डिनर कर लो। वैसे भी कोरोना फैल रहा है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखना, टाइम से खाना खाया करो। 7 बजे तक अपना डिनर कर लो, 7 बजे के बाद एकदम फ्री हो जाओ। 8 बजे से बेहतरीन अपनी क्लास लो 9:20 तक। 9:20 के बाद 9:30 से 10 मिनट के अंदर दूसरी मीटिंग में आ जाओ प्रैक्टिस सेशन के अंदर। यार थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सोम, है ना। ऐसा मत करो कि सर यहाँ से भी रिलैक्सेशन दे दो, वहां से भी रिलैक्सेशन दे दो, और हमारा सिलेक्शन भी करवा दो। हाँ प्रैक्टिस सलील, सेक्शन जो करना चाहे उन्हीं के लिए है क्यों सर? हाँ सलील की ये बात मान सकते हैं विकास जी। सलील ये बोल रहे हैं कि आगे से जितनी भी माइनर टेस्ट होते हैं उनकी टाइमिंग चेंज करके 7 बजे कर दी जाए। ठीक है, माइनर और मेजर सारे टेस्ट शाम को कर हम लोग ये आपका एक देंगे थोड़ा सा वो कर देते हैं, माइनर और मेजर जितने भी टेस्ट हुआ करेंगे, माइनर आपका हमेशा। वीकली टेस्ट होगा, और मेजर टेस्ट आपका हर सब्जेक्ट के कंप्लीशन पे हुआ करेगा एक, है ना। इन दोनों टेस्ट की टाइमिंग हम लोग आपकी 7 बजे कर देते हैं, 7 PM, है ना। माइनर टेस्ट आपका लॉक है, सैटरडे को ही होगा, उसके अंदर कुछ भी टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अनाउंस नहीं होता तब भी सैटरडे को आपका माइनर टेस्ट है, आप इतना मान के चलें। और मेजर टेस्ट की टाइमिंग आपकी आफ्टर कंप्लीशन होगी, पर 7 बजे रात रहेगी। जब भी आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं तो उसके 1 या 2 दिन के बाद आपके माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट रखे जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के, और वो आपकी 7 बजे की टाइमिंग रहेगी। ठीक है बेटा। टेस्ट अगर अगला वाला किसी ने नहीं दिया तो याद रखना 3 दिन के लिए बैन करवाऊंगा, कम से कम 3 दिन के लिए बैन करवाऊंगा। और मेजर टेस्ट नहीं दोगे ना तो उसकी फीस वापस कर दूंगा उसी दिन, है ना।
जितना सब्जेक्ट पढ़ लिया वो काट करके मैं फीस वापस करवा दूंगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आपकी जरूरत नहीं है हमें। अगर ये मेजर टेस्ट किसी ने भी नहीं दिया ना, किसी ने भी, किसी की ने भी, जो बच्चा आज ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया है, परसों ज्वाइन किया है, उसकी तैयारी है तो भी, नहीं है तो भी, अगर मेजर टेस्ट किसी ने नहीं दिया ना तो उसी दिन उसको बाहर करवा दूंगा, याद रखना, है ना। तो बिल्कुल भी गफलत में मत रहना कि अगर टेस्ट नहीं दोगे तब भी आप आराम से रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहोगे। पेन घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग टेस्ट दोगे, उसके बाद आप क्लास के अंदर एंटर करेंगे, है ना। और इस मेजर टेस्ट के अंदर जो टॉप 3 में आएंगे उनके लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा। अब वो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। लेकिन जो भी बच्चे टॉप 3 में रहेंगे उनको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, डिस्कशन हमारा पूरा हो गया है। अब वो बच्चे रुकेंगे जिन्हें आज की क्लास में डाउट्स थे। बाकी बच्चे, विकास सर और कुछ बात करनी है क्या? नहीं सर, बस ठीक है। वो बच्चे रुकेंगे जिन्हें आज की क्लास पे डाउट है, आज की क्लास से संबंधित जिन्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो बच्चे रुकेंगे। ठीक है हेलो पूजा, सर। 23 से 29 एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा उस दौरान हम क्लासेस नहीं रखा करेंगे पूजा। आपका जो भी एग्जाम का टाइम रहेगा ना उस दौरान क्लासेस नहीं रखेंगे, उसे छोड़कर क्लासेस रखी जाएंगी। पर इन दिनों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते पूजा, क्योंकि व्यापम सितंबर में अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोगों को इतना रिलैक्सेशन रहेगा कि अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू से कंप्लीट कर लें, है ना, इतना हम आपको रिलैक्स कर देंगे। लेकिन टेस्ट वेस्ट आपको टाइम पर देना है। बात बाकी हम लोग थोड़ा सा क्लासेस बंद नहीं कर सकते व्यापम की, क्योंकि हमारे एग्जाम एकदम सर पर है ना। हेलो सर। हाँ सर ये जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर है, इससे सर हम स्टेबिलिटी का एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब किसी भी नहीं, स्लोप हम की? केवल, मैंने बताया ना, हम वहां पर केवल क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल डेप्थ मेरी कितनी निकल के आ रही है, दैट्स इट। वो कौन सी पर्टिकुलर डेप्थ है जिस डेप्थ के अंदर फेलियर हो रहा है, सॉइल की उस डेप्थ के अंदर फेलियर हो रहा है, हम केवल उस डेप्थ को निकाल रहे हैं और उस डेप्थ का रिप्रेजेंटेशन हम स्टेबिलिटी नंबर के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि डेप्थ किससे रिलेट होती है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ। तो हम केवल स्टेबिलिटी का नंबर दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डेप्थ और इस पर्टिकुलर डेप्थ के करस्पॉन्डिंग ये नंबर, इस पर हमारी स्लोप क्या होती है? फेल होती है। दैट्स व्हाई हम उसको टेलर स्टेबिलिटी नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो फेलियर के करस्पॉन्डिंग है ना, इसलिए। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, खत्म हो गई क्लास क्या? हाँ सर, वो 3 बच्चे रुकेंगे, आप भी लीव कर दीजिए। ठीक है सर, मेरी क्या बैटरी बची है 2%। ठीक है, मैं मिलता हूँ सर। हाँ जी। जी। ठीक। बाकी लोग लीव कर दें, केवल अमन, नवनीत और एक और कौन थे, श्रीकांत डहरिया, बस कुल 3 बच्चे रुकेंगे क्लास के अंदर और कोई नहीं रुकेगा।
सागर आप भी लीव करो। सागर ES पीपल 229 आप भी लीव करो। तुम तीनों सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। देखो, इस सॉइल का अगर वर्टिकल वेट निकालेंगे नीचे की तरफ, तो वर्टिकल वेट कितना होगा? गामा इंटू जेड। जेड क्या होगी? इसकी डेप्थ इंटू क्या हो गया? बी कॉस बीटा। बी कॉस बीटा मतलब बी कॉस आई, है ना? यहाँ पर मैंने एंगल को आई से दिखाया हुआ है। ये जेड इंटू बी कॉस आई, बी कॉस आई वाली डायमेंशन हो गई। तो ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल का मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बी कॉस आई इंटू जेड। ये एरिया बना, और अपने पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट लेंथ। तो इंटू मैंने क्या कर दिया? 1। ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। ये मैंने क्या कर लिया? इसका वजन ले लिया, है ना? तो मेरा W है, वो W मेरा कितना निकल के आता है? मेरा W निकल के आता है गामा इंटू जेड इंटू बी कॉस आई। इस W को मैंने यहाँ पर कैसे दिखाया हुआ है? इस W को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है सिग्मा जेड से। ये सिग्मा जेड है ना? जेड डायरेक्शन जो स्ट्रेस आ रही है, मेरी बेसिकली क्या है? W तो है मेरा, है ना? जो मेरा वेट में निकालना चाहता था, दैट इज माई W। तो सिग्मा जेड की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मेरी सिग्मा जेड की W क्या मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा जेड स्ट्रेस है, W मेरा क्या था? W मेरा वेट था। तो मेरी सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहाँ से मेरी सिग्मा जेड की वैल्यू निकल के आएगी W अपॉन B। क्योंकि ये क्या है? ये जो मेरा बेस है, ये मेरा क्या है? B। ये इतना मेरा B है, सिग्मा जेड B पर लग रहा है, और पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं कितना ले रहा हूँ? इसका यूनिट विड्थ लेके चल रहा हूँ। तो B इंटू क्या हो गया है? 1। तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है? B। तो अगर मैं सिग्मा जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो सिग्मा जेड की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू जेड इंटू कॉस आई अपॉन नीचे क्या हो गया? इंटू बी इंटू कॉस आई, और इंटू क्या हो जाएगा? बी। तो बी से बी मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, एग्जैक्टली हो नॉट? तो मेरा सिग्मा जेड क्या हो जाएगा? मेरा सिग्मा जेड हो जाएगा, मेरा सिग्मा जेड हो जाएगा गामा इंटू जेड इंटू कॉस आई। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई? ये मेरे सिग्मा जेड की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। सिग्मा जेड की वैल्यू समझ में आती है नहीं आती है? यस सर। ठीक है नवनीत? हाँ। वर्टिकल स्ट्रेस कितना लग रहा है वजन की वजह से, ये समझ में आ गया नवनीत? यस सर सर। ये जो B/1 किए है हाँ बेटा। सर, ये तो इसमें सिग्मा जेड तो इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है ना, वो तो मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, तो फिर उसमें बेटा रेक्टेंगुलर का कितनी एरिया बिट्स पे कैसे लग रहा है? निकाल लिया कितनी हमने? कितनी बिट्स पे लग रहा है सिग्मा? सिग्मा ये जो सिग्मा सिग्मा लग रहा जेड है सर है, बी में, पर सर वो इंक्लाइन हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। कितनी 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 बिट्स पे लगेगा बेटा सिग्मा? बी में लग रहा है सर वो तो। एरिया बताओ बेटा सिग्मा का। ये वाला जो एरिया है, सर नहीं सर, ये वाला नहीं जो एरिया एरिया सही है, है सर, वो B/1 सही है वो, मतलब वो फिर सर वो ये कह रहा है कि बस वो इंक्लाइन प्लेन पर है, तो सर वो कैसे मतलब? हाँ तो इंक्लाइंट प्लेन पर है, तो ये जो एरिया, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये जो इंक्लाइंट प्लेन पर अगर ये है, तो मुझे ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया है ना? और ये वाली लेंथ मेरी बी है, और इसकी चौड़ाई मेरी 1 है, तो मैं इस एरिया को कितना लूंगा? ओके सर, ओके ओके ओके। कितना लूंगा? सर वो मैं सोच रहा था B cos I होना चाहिए था वहां पे, पर तुम्हारे सोचने से क्या होगा? नहीं, सही है सर, सही है वो सही है। तब होना चाहिए था जब ऐसे में लगता, तब ये होता बी कोसाई। ठीक है? ओके सर। तो सिग्मा जेड क्लियर है एकदम? सिग्मा जेड कहां से निकल के आया है? यस सर। ठीक। अभी सुनो ध्यान से। सिग्मा बी को फाइंड आउट करने के बाद, सिग्मा बी का फॉर्मूला याद रखना, मैं फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूँ कहीं, है ना? सिग्मा जेड, सॉरी, सिग्मा जेड का फॉर्मूला याद रखना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, गामा जेड कोसाई, है ना? इसको अपन ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली चीज को मिटा रहा हूँ।
अभी ध्यान से देखो, ये मेरी फेलियर प्लेन है ना? ये मेरा फेलियर प्लेन है, और यहाँ पर मेरा सिग्मा जेड कैसे लग रहा है? सिग्मा जेड मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये इसके दो कंपोनेंट्स करो। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट करो, समझ में आ रहा है, और एक इसका ये वाला कंपोनेंट करो। इसके दो कंपोनेंट करो, दो कंपोनेंट है ना। देखो ध्यान से, इसका एक कंपोनेंट में क्या बोल रहा हूं, ये तो मेरा सिग्मा जेड है। इसका एक कंपोनेंट क्या बोल रहा हूँ? सिग्मा एन, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? टाउ। सिग्मा जेड का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा एन, और दूसरे वाले कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ टाउ। ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है कितना होगा ये वाला एंगल? कौन सा एंगल मैं पूछ रहा हूँ? ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ, कितना होगा ये वाला एंगल? आई के बराबर ही होगा, है ना, एग्जैक्टली आई के बराबर होगा ये वाला एंगल। आई के बराबर क्यों होगा? क्योंकि मैं इसके पैरेलल एक फोर्स यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने इसके पैरेलल एक फोर्स बनाया। ठीक है, ये इसके पैरेलल एक फोर्स बन गया। इसके पैरेलल एक फोर्स बनाने के बाद ये वाला वैल्यू कितना है मेरा? 90 डिग्री, और ये वाला वैल्यू भी कितना है मेरा? 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? ये वाला मेरा वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, है ना, पूरा। और ये वाला वैल्यू मेरा कितना है? 90 डिग्री। और ये वाला मेरा वैल्यू कितना होगा? पूरा 180 डिग्री। अब ये वाला वैल्यू 90 डिग्री, ये वाला वैल्यू 90 डिग्री, पूरा 180 डिग्री, तो बीच में कितना होना पड़ेगा? आई, तभी तो 180 डिग्री के बराबर हो पाएगा, क्योंकि मैंने 90 डिग्री में यहाँ से कितना हटाया? आई, और मुझे इस पूरे को कितना लेकर आना है? 180 डिग्री, तो बीच वाले एंगल को आई होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये बीच वाला एंगल, बीच वाला वैल्यू मेरा कितना हो गया? बीच वाला वैल्यू मेरा कितना हो गया? बीच वाला वैल्यू हो गया मेरा आई के बराबर। अब अगर बीच वाला वैल्यू मेरा आई के बराबर हो गया, तो सिग्मा एन सिग्मा जेड का कौन सा कंपोनेंट? सिग्मा एन सिग्मा जेड का कॉस कंपोनेंट, और टाउ कौन सा कंपोनेंट? सिग्मा जेड का साइन कंपोनेंट। समझ में आया? क्योंकि एंगल की साइड वाला कंपोनेंट सिग्मा एन, तो कॉस के साथ, सामने वाला कंपोनेंट टाउ साइन के साथ। इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। वैल्यूज कितनी निकल के आएंगी? सिग्मा एन की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा जेड में रख दीजिए कॉस, तो गामा इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर आई, इंटू टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाउ की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा जेड, सॉरी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी गामा जेड साइन आई कॉस आई। ये क्या है? साइन आई कॉस आई। ठीक है, ये क्या है? शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी अपन ऊपर रख लेते हैं। सिग्मा जेड का काम खत्म हो गया, इन दोनों को भी अपन ऊपर रख लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा जेड कॉस स्क्वायर आई नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ शेयर स्ट्रेस कितनी निकल गया? टाउ शेयर स्ट्रेस ही होती है गामा जेड साइन आई कॉस आई। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस तो निकल के आ गई, केवल क्या देखनी है? शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? एफ इक्वल टू होता है सिग्मा इन टेन पाई प्लस सी। सी जीरो रख दो अगर किसके लिए बात कर रहे हो? पोजिशनलेस फाइल के लिए, है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इक्वल टू सिग्मा इन के ऊपर वैल्यू रख दो, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन पाई। तो मेरी एफ की वैल्यू भी लिख गई, मिल गई। इसको भी ऊपर लिख देता हूँ, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन पाई। ठीक है, दूसरा अब अपन एफ देखते हैं, फैक्टर ऑफ 50। फैक्टर ऑफ 50 क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ, मतलब सॉरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? शेयर स्ट्रेंथ
अपॉन क्या, टाउ, ठीक है। दोनों वैल्यूज रख दो, दोनों वैल्यू ऊपर रखी हुई है। cos स्क्वायर आई tan फाई अपॉन गामा जेड sin आई इंटू cos आई। गामा जेड से गामा जेड कट गया, cos आई से एक cos कट गया, तो एफ ओ एफ क्या बचा, cos आई इंटू tan फाई अपॉन sin आई। cos आई अपॉन sin आई क्या होता है, cot आई, cot आई का उल्टा क्या हो जाएगा, tan आई। तो क्या मिलता है, tan फाई अपॉन tan आई, यही बताया था मैंने।